शेर का पेट भरा है तो उसके बाजू में हिरन बैठा है तो वो अटैक करेगा नहीं क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। 15 साल की जर्नी लेके चलोगे तो बना लोगे 500,000 करोड़ की, हर आदमी बना लेगा, राइट। 3 से तो चालू करो। आई थिंक ये अच्छा एक आइडिया है। इंटरव्यू, आदमी के अंदर का व्यू समझो। वाह, इनर व्यू, ऑल अबाउट सीरीज ऑफ डिसीजन। द बेटर योर डिसीजन, द बेटर योर ग्रोथ। एवरीथिंग डिक्लेयर 10 पन्ने हैं तो फेलियर 1000 पन्ने हैं। फिगर आउट करते हुए गए, राइट। करते हो तो आपका 85% कम से कम पैसा दिखाने में जाना चाहिए। आपका ब्रांड एम्बेसडर और शूटिंग में 15% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट जितना दिखाओगे 50 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, तो मैंने हर स्टक को अनस्टक करते हुए चला गया। तो व्हाट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। और लास्ट टाइम मैं हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट को लाया था जिसकी लाइफ जर्नी से हम इंस्पायर हुए कि कैसे 0 से 80 से 500 करोड़ का टर्नओवर किया जा सकता है। कुछ उनके डायलॉग से खास कि फर्स्ट गो डीप देन गो वाइड, कैसे आपको एक अच्छा टैलेंट हायर करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, कैसे आपको प्रॉफिट इक्विटी देना चाहिए और राइट टाइम पे राइट मूव्स कैसे करने चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी कि शॉर्ट टाइम में आप सब ने डिमांड किया कि सर उनकी तो जर्नी आपने कवर कर दी, अब उनके दिमाग को आप प्लीज सर्जरी करके वहां से गोल्डन आइडियाज निकालें। तो माय फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, एक्सट्रीमली हैप्पी टू अगेन प्रेजेंट दीपक संघवी साहब। थैंक यू सर, इट इज़ लवली टू बी हियर। बिल्कुल, और बहुत मजा आ रहा है हमारे नवे स्टूडियो में। जी, स्टार्ट करने से बहुत पहले सुंदर स्टूडियो बना है। थैंक यू सर। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। फैमिली बिजनेस के संस्कार, उनके बेटे का नाम भी है संस्कार, और बहुत प्यारा बच्चा है, डिजिटल करता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। जी सर। बच्चे यूजुअली कंफर्ट जोन में रहते हैं। जी। आपका बच्चा बर्थडे के दिन पे डबल काम कर रहा है। जी सर। ओके, जून 1 वाज हिज बर्थडे और वो डबल काम कर रहा है। ये मैं प्रूफ हूँ इसका। जी। ऐसे कैसे ट्रेन किया सर? वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हम लेंगे फैमिली बिजनेस का, जी। कि फैमिली बिजनेस में हम बच्चे को कैसे ट्रेन करें, जी। कैसे हम ये डायनेमिक्स बाप वर्सेस बेटा है उसको सॉल्व करेंगे। जी। एक एक सेक्शन लेते जाएंगे जी। और लास्ट में आपके तरफ से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जी। वो भी हम करेंगे। बिल्कुल सर। पहले सर फैमिली बिजनेस, आपने संस्कार में ऐसे क्या संस्कार दिए कि वो आज सुपरस्टार बनने की कगार पे? सर 2 चीज़ है, मुझे लगता है 2 या 3। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने वाइफ को दूंगा। जी। राइट। उसने एक चीज़ जो है कि जो व्यक्ति के लाइफ में स्कैरसिटी होती है ग्रोइंग पीरियड में, हाँ। तो उसके अंदर भूख पैदा होती है। मतलब मेरा हमेशा एक डायलॉग है कि शेर का पेट भरा है तो उसके बाजू में हिरन बैठा है तो वो अटैक करेगा नहीं क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। हाँ। राइट। तो एक पॉडकास्ट में मैंने कहा है, लेकिन वो रिपीट करूँगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हम मॉल्स में जाते थे, मॉल्स में बच्चे थे, टॉय शॉप में जाते थे, तो टॉय शॉप में बच्चों को टॉय देखना है, अच्छा लगा तो मम्मा बच्चा लेके आएगा। वाइफ जो बोलती, रितु बोलती थी, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, 2 मिनट देख ले, खेल ले, और वहीं रख के घर नहीं ले जाना है। राइट। तो आपने जो भी चॉइस की, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो अबंडेंस था, अफोर्डेबिलिटी में चैलेंज नहीं था। राइट। लेकिन ठीक है, आप देख लो, 2 मिनट खेल लो और छोड़ दो। राइट। यू डू नॉट हैव टू टेक एवरीथिंग होम। ये छोटा सा पॉइंट देखने में लगता है, लेकिन अगर इसको आपने 50 बार लाइफ में उसने रिपीट किया, बार बार जब गए मॉल, जब गए, तो वो छोटा सा पॉइंट है कि आपको हर मांगी हुई चीज़ मिलेगी नहीं। राइट। आपको 2 मिनट देख लेना है, देख लो, फिर छोड़ दो। दैट हंगर कि मुझे एक दिन है ना वहाँ पहुँचना है जहाँ मैं ये लेके रहूँगा, क्योंकि मुझे मम्मा ने नहीं दिलाया, पापा ने नहीं दिलाया, तो मैं लेके रहूँगा। तो वो भूख जो है वो रह जाती है। राइट। तो वो भूख अंदर जिंदा रखी, दैट इज़ 1। सेकेंड हमारा था कि जिसको हम रिस्क टेकिंग बोलते हैं। जी। 2 बार हमने बच्चे खो भी दिए हैं, जर्मनी में, यूके में और रशिया में, कि हम मॉल्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है हम यहीं पे हैं, आप घूम लो। मॉल बड़े होते हैं, हम 1 घंटे में 2 घंटे में यहाँ मिलेंगे। हम उनको एट द एज ऑफ 8 और 6, 2 साल का फ़र्क है, जाओ पूरे घूम के आओ, खेल के आओ, हम यहीं मिलेंगे। तो बड़े मॉल में भी हम उनको छोड़ देते थे। राइट। रशिया में खोए 15 मिनट, मतलब उसी एरिया में थे हम, आसपास में 15 मिनट में मिल गए। यूके में भी मिल गए 15 मिनट में, बिकॉज वी आर अराउंड। बट पॉइंट ये है कि फ्रीडम, जाओ खुद खुलो, ढूंढो, खेलो, एक्सप्लोर करो। तो वो अरे हर जगह हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वो वाला कंसेप्ट नहीं रखा। तो दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी कि मुझे आई विल फिगर इट आउट माई सेल्फ। राइट। सो फिगरिंग इट आउट इज, आई बिलीव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अपने राजमानी सर का पॉडकास्ट का ही नाम है, बट आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ही ह्यूमन के अंदर जो होती है इज टू फिगर इट आउट। बिकॉज हर एक चीज़ के आंसर्स कभी भी लाइफ में नहीं मिलेंगे, यू विल हैव टू फिगर इट आउट। तो वो फिगर इट आउट वाली चीज़ और वो भूख वाली चीज़, मुझे लगता है ये 2 ऐसी फंडामेंटल चीज़ है। और तीसरी इज़ कि हर
बच्चों के सवाल होंगे, चीज़ें होगी, यू सिट एंड डिस्कस एंड एक्सप्लेन, चीज़ों को दबा के मत रखो, लेट इट कम ऑन द सरफेस, डिस्कस एंड क्लोज। तो ये थर्ड चीज़ हमारी डिस्कशन आज भी परिवार में होता है। डिस्कशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर 5-7 दिन 4-5 दिन डिस्कशन नहीं हो तो फैमिली थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हम जीवन नहीं जी रहे अगर, तो वो डिस्कशन ज़रूरी है, राइट? क्या चल रहा है लाइफ में, ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है सर, जिससे वो। और मैंने सर पर्सनली आप दोनों को देखा है, जी। यू आर फ्रेंड्स। हाँ, वी आर फ्रेंड्स। ये कैसे हुआ? इसका तो एक और ट्विस्ट है। संस्कार, आई एम मदर ऑफ संस्कार, नॉट अ फादर, ऐसा मान सकते हैं। हमारे दोनों बच्चों में 1.25-2 साल का ही फ़र्क है, और देयर वर सम इश्यूज इन प्रेगनेंसी इन बोथ द टाइम। तो जब संस्कार 1 साल का था तो माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट अगेन एंड शी वॉज आस्क्ड टू बी अ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। आप सिर्फ टॉयलेट के लिए जा सकते, फर्स्ट मंथ से ही 9 महीने बेड रेस्ट पे थी। तो संस्कार को नहलाना, खिलाना, स्कूल ले जाना, शाम को गार्डन ले जाना, जो भी ले जाना वो मैंने ही किया। खाना अपने हाथ से खिलाया, अपने हाथ से नहलाया, सब कुछ मैंने किया। तो आई वॉज वर्चुअली अ मदर टू हिम। तो वो जो एक बॉन्डिंग बन गई, तो मतलब शाम को ऋतु आ ही नहीं सकती, तो हम दोनों ही पार्क में घूम रहे हैं, हम दोनों ही चीज़ें जा रहे हैं, राइट? तो सबसे बॉन्डिंग बॉन्डिंग है। सर, और आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आपने संस्कार को भी बोल दिया ज़्यादा पढ़ लिख मत, जी। काम कर ग्राउंड पे? जी। तो आज वो मेरे साथ काम कर रहा है जी। 15-20 पावरफुल लोगों के साथ काम कर रहा जी। है, उनको डिजिटल में, बाकी जी। एआई में गाइड कर जी। रहा है। जी। ये हिम्मत कहाँ से है सर? सर लाइफ में मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, राइट? बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो लाइफ में सबसे ज़्यादा सीखा ना, वो किताबों से नहीं सीखा, या तो काम करके सीखा, या लोगों से मिल के बात करके सीखा, या ट्रैवल करके सीखा। मेरी 3 सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ से आई है, राइट? तो बिकॉज वो 14 साल की उम्र से अकेला जर्मनी में रहता था, तो उसने एक स्किल तो सीख ली थी कि अकेले को एक कंट्री में जहाँ रेसिज्म भी है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करना है। तो सर्वाइविंग स्किल्स तो उसने बहुत ज़बरदस्त सीख ली थी। और एक और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है सर कि आदमी 3 ही चीज़ें आदमी को जीवन में जीने के लिए चाहिए होती है। एक कम्युनिकेशन स्किल जी, एक एनालिटिकल स्किल जी, और एक इंटरपर्सनल स्किल। जी। आपको क्लास में ना ओनली थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल सिखाया जाता है, कब कहाँ कैसे बोलना है वो ग्राउंड में सीखा जाता है, बिल्कुल। किसके साथ क्या करना है वो इंटरपर्सनल स्किल ग्राउंड में सीखा जाता है। तो आपकी लाइफ को जीने की जो 3 स्किल है, तो क्लासरूम में तो सिर्फ एनालिटिकल स्किल ही सिखाई जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा नहीं कि आपको बोलना सिखाया है, कब क्या बोलना, कितना बोलना, जिससे जितना रिजल्ट आता है, ये आप क्लासरूम में कभी नहीं सीखते हैं, राइट? इंटरपर्सनल की इस व्यक्ति के साथ कैसे रिलेशनशिप करें, ये आप क्लासरूम में कभी नहीं सीखते बहुत ईजिली। एंड एनालिटिकल स्किल्स भी आप जो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, खास करके टीम स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं, बैडमिंटन इज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट बट फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट। तो टीम स्पोर्ट्स में यू हैव टू बी सो फास्ट इन योर डिसीजन, एनी स्पोर्ट में यू हैव टू बी फास्ट इन डिसीजन मेकिंग, बट टीम स्पोर्ट में कहाँ से कौन रहेगा, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल में कहा जाता है कि एवरेज प्लेयर के पास पूरे 90 मिनट के गेम में 2 से 3 मिनट बॉल रहती है, राइट? और वो ही हैज़ टू बी रेडी एंड ही हैज़ टू क्रिएट दैट मैजिक इन दैट 3 minutes, एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स सुपरस्टार, राइट? तो हाउ मच प्रिपरेशन यू हैव टू हैव इन यू दैट इन दैट 3 minutes यू हैव टू बी, अगर बॉल आया है तो मुझे अभी इसने प्रेशर हटाने के लिए भेजा है, या मुझे किसी और को पास करने के लिए भेजा है, या मुझे खुद को लेके अटैक करने के लिए भेजा है, वो थिंकिंग करना और एक्ट करके वो करना, राइट? सो दिस स्पीड ऑफ एनालिटिकल स्किल्स ये आप क्लासरूम में सीख ही नहीं सकते, तो ऑन ग्राउंड ही सीखते। तो मुझे लगा कि वो अपनी जर्नी करके आया, 5-6 साल स्पोर्ट्स खेल के आया, तो उसने तीनों स्किल्स बिल्ड कर ली है। तो अब और आज बैक बेंचेस नाम का फुल एजेंसी रन कर रहा है। सर, मुझे लगता है आजकल के फैमिली बिजनेस में खास करके जी। या तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, जी, या ओवर पैम्पर्ड है, जी, और या तो बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है या काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, सबको शार्क टैंक खेलना है, आराम करना है। जी। आपका क्या टेक है इस पर? सर मेरा ऐसा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक और चीज़ है जो बड़ी, जो टियर 3 टाउन की बात करूँ, टियर 3 या टियर 4 या टियर 2 टाउन तक भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टियर 1 में तो एक्सपोजर आ गया है, टियर 2 या 3 में ना खासकर पेरेंट्स भी अभी तक अपने बच्चों पे धंधा नहीं छोड़ते हैं। अरे ये गलती कर लेगा, डिसीजन, मैंने इतने मेहनत से बिजनेस को यहाँ तक बढ़ाया। तो एक और ये भी रीज़न है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं लेने जा रही, तो एक ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। दूसरा, जो इस प्रकार से शार्क टैंक जो आपने कहा कि 4 यूनिकॉर्न्स बनी होगी या 10 यूनिकॉर्न बनी होगी, तो हर एक को लगता है मैं यूनिकॉर्न बना लूँगा, राइट? माई पाथ टू रिचनेस वुड बी सो फास्ट। और मेरा तो बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। वो बाय लक बाय चांस वहाँ तक इसलिए बन गया, बाकी आपकी 15 साल की जर्नी से आप बनोगे, हर एक जन बन सकता है, बट क्योंकि उसको 2 साल में बनना है,
तो ना वो 15 में बन पाता है ना 2 में बन पाता है। बिल्कुल, right. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Right. बट आप 15 साल की जर्नी लेके चलोगे तो बना लोगे 500,000 करोड़ की, हर आदमी बना लेगा, राइट, ही विल फिगर इट आउट, बना लेगा। बट वो 2 साल की जो अर्ज है उसमें ना 2 हो रहा है ना 15 हो रहा है, दैट्स समथिंग प्रॉब्लम। एंड थर्ड, जो मैंने कहा कि अगर भूख ही नहीं रखोगे, क्योंकि काफ़ी बार ये भी होता है, मेरे ही फ्रेंड्स है या कुछ है, यार हम बहुत तकलीफ से आए तो मेरा बच्चे ने वो तकलीफ नहीं देखनी चाहिए, राइट। वो चीज़ एक्चुअली जो बटरफ्लाई की कहानी है कि कोकून में वो तड़प के बाहर निकल रहा था, बटरफ्लाई जो है, और किसी ने उसको काट दिया और बटरफ्लाई ज़िंदगी और उड़ नहीं पाया, राइट। तो आपको उसको तड़प देनी पड़ेगी तभी विंग्स की ताकत आएगी, ये काफ़ी बार हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो तड़प से ही ग्रोथ आएगी। यस, आई थिंक स्ट्रगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इंडियन बिजनेसेस और पूरी दुनिया में देखें, जी, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू टर्मोइल। बिल्कुल। ट्रम्प साहब को रोज कौन सी माता आती है, वी डोंट नो। वो खुद ट्रेड कर रहे हैं, उनके बच्चे ट्रेड कर रहे हैं, कभी ईरान अच्छा है बुरा है, जी। कभी ऑयल ऊपर नीचे, क्रिप्टो ऊपर नीचे। जी। इंडिया इज अ वेरी यूनिक प्लेस, वेदर वी लाइक इट और नॉट। Right. मोदी जी ने एटलीस्ट हल्का एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स में स्टैंडिंग किया है, जी, बट इंडिया में भी चैलेंजेस है। जी, इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस इंक्रीजेस, जी, ज्वेलरी स्टोर्स बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला गोल्ड मत लो। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि इतने लिक्विडिटी मार्केट्स में भी नहीं है, स्टॉक मार्केट्स में ग्राउंड लेवल पे भी लिक्विडिटी मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग थ्रू अ टफ एंड चैलेंजिंग टाइम। राइट, राइट, आप क्योंकि ग्राउंड में इतना घूमते हो, बिल्कुल, आप एक दिन ऑफ लेते नहीं रहोगे। नहीं रहता। अभी जयपुर थे मेरे साथ, हाँ। फिर और किधर गए, कानपुर गए, फिर अहमदाबाद गए, फिर मुंबई गए, पुणे गए। तो ठीक है, आप ग्राउंड के आदमी हो। जी, क्या लगता है आपको इंडिया की करंट रियलिटी एज ऑन जी। जून जुलाई 2026 के आसपास इंडिया की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर, इंडिया इज इन अ प्रॉब्लम करंटली, स्पेशली लिक्विडिटी प्रॉब्लम ह्यूज है, जो एटलीस्ट मैं मेरी मार्केट में, क्योंकि क्या हुआ है, तेज़ी जो हुई है, अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने एक राइट डिसीजन लिया, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कि एवरेज हमारे इंडस्ट्री का पैकेजिंग मटेरियल 40% महंगा हो गया। तो सेम ट्रक जो 15 लाख की आती थी, अब वो 25 लाख की आ रही है या 21 लाख की आ रही है, राइट। अब आपका उतने ही पैसे में माल कम बनेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट वो GLCS 5.0 स्कीम लाई है, लेकिन अभी तक डिसबर्समेंट 1 महीना हो गया, चालू नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं, 5 मई को लॉन्च हुई थी, अभी तक किसी के पैसे निकले नहीं है। ये GLS स्कीम क्या था, वो तो आप बोलिए। सर, गवर्नमेंट ने ये कहा कि CGLS 5.0 स्कीम है, जो कोविड में लाई थी, उसका सेकेंड वर्जन है, कि जिस भी कंपनी के जितनी CC का पीक यूटिलाइजेशन था लास्ट क्वार्टर में, जैन से, उसका 20% एडिशनल जो है इमरजेंसी क्रेडिट कंपनियों को दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट बैक्ड फंड होगा। मतलब अगर आपसे पैसे डूब भी जाते हैं तो बैंक के पैसे नहीं डूबेंगे, गवर्नमेंट बैंक को भरपाई करके देगी, राइट। बट ये पैसा अभी तक आया नहीं है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत टाइट है, क्योंकि गवर्नमेंट उस तेज़ी से फ्यूल प्राइस बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि सरकारें इंडिया में उसी के कारण गिर जाती है। तो गवर्नमेंट ने फ्यूल का सप्लाई शॉर्टेज कर दिया है। ये सप्लाई शॉर्ट है। तो आप आज जाएंगे, क्योंकि हम तो बाकायदा इंडस्ट्री चलाते, तो हमको कभी पावर जाती तो डीजल भी चाहिए, फैक्ट्रिया में गाड़ी भी चाहिए नहीं, काफ़ी बार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल्स नहीं है, डीजल नहीं है, मल्टीपल, ऐसा नहीं कि Tier 3 Tier 2 टाउन या Tier 1 टाउन में भी नहीं मिल रहा है, मतलब पेट्रोल पंप। तो गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं बढ़ा सकती, तो सप्लाई शॉर्ट कर दिया। आज से इंडिगो और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स 25% कम हो गई है फ्रॉम टुडे ऑन 1 जून से, क्योंकि इतना फ्यूल एविएशन फ्यूल प्राइस है, और गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आप इससे ऊपर टिकट प्राइस नहीं कर सकते, तो वो भी एक कॉमन मैन को हर्ट नहीं करना चाहिए, वो नॉर्म है। तो उससे ऊपर करेंगे तो एयरलाइन लॉस में जा रही है। इंडिगो डिक्लेयर्ड 2500 करोड़ लॉस। एयर इंडिया ने बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कम कर दी है, बिकॉज ये सारे चैलेंजेस। तो इनडायरेक्टली अगर आप बोलेंगे तो कहा जा रहा है कि घर में बैठो, वापस कोविड जैसा था कि वर्क फ्रॉम होम है, एंड आई गेस दैट इज़ नीडेड फॉर द कंट्री एज अ गुड सिटीजन। वी हैव टू बी विद दिस, बिकॉज अनसर्टन टाइम है। इसमें ना मोदी जी की गलती ना गवर्नमेंट की गलती है, ग्लोबल फिनोमिना है। बट ये फिनोमिना का कारण ऐसा है कि इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। 2-4 साल चीज़ें 2-4 साल ना, देखिए सर, 8 महीना जब चीज़ें हिलती है ना, तो उसको ट्रैक में लाने के लिए और 2 साल वापस लग जाते हैं, राइट। जो मोमेंटम था, जिसके जो प्लानिंग थे, मेरे कुछ फ्रेंड इसमें है, गवर्नमेंट टेंडर्स में है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, तो टेंडर्स के पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, लेकिन नए जो टेंडर्स लिए हुए हैं उसका टाइम डिले करेगा तो पेनल्टी लगेगा। यहाँ पैसा लगना है, वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन, आप हर इंडस्ट्री में चले जाइए, वी आर इन अ चैलेंजिंग फेज, एंड आई गेस नॉट ओनली इंडिया, द वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। बट एक रियलिटी, ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, स्टार्टअप हो, MSME हो, फैमिली बिजनेस हो, या ऑन द वे टू कॉर्पोरेट्स हो, ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें हिले हुए, मेनली इन्फ्लेशन के कारण, और ये सब चैलेंजेस है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपका टेक है। आप चाइना गए हो कभी दीपक भाई? मैं चाइना 1-2 बार गया हूँ। हाँ। बट आपके बहुत सारे सर्कल में लोग चाइना जाते हैं, बिल्कुल। आपके हिसाब से इंडिया वर्सेस चाइना आप कंपेयर करोगे, देशभक्त तो है, वी लव इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ग्राउंड रियलिटी में इंडिया वर्सेस चाइना में क्या
सर जितना मैं गया या मैंने जितना लोगों से सुनता हूँ जो जेन्युइनली चाइना जाके चीज़ें समझते हैं, लोग बोलते हैं कि 4 और 20 का फ़र्क है। 19-20 नहीं है। 19-20 नहीं है, राइट। और जितने भी हमें ट्रोल करने वाले हैं, हम यहाँ पे भारत में बिल्ड कर रहे हैं। हाँ ओके, मैं यूएसए से बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के लास्ट 12-13 साल से इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड कर रहा हूँ। दीपक भाई एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो वी लव आवर कंट्री, बट झूठ बोलने से देशभक्ति नहीं होता, सच एक्सेप्ट करने से कि हमें बहुत मेरे काम को, करना है। दीपक भाई को, आप सबको, हम सबको बहुत काम करना है, देश को बहुत काम करना है जी। 4 और 20 का फर्क है, बोलिए। हाँ। और उसका फ़र्क का मेन एक और रीज़न है कि कहीं ना कहीं हर एक के अपसाइड्स होते हैं, हर एक के डाउन साइड्स होते हैं। फ्रीडम के अपने अपसाइड्स हैं और फ्रीडम के अपने आप के डाउन साइड्स हैं। उसी प्रकार से कम्युनिज्म के भी अपने अपसाइड है, उसके एक डाउन साइड है। सर डेमोक्रेसी में आप जो फ्रीडम बोलते हो, डेमोक्रेसी है। आप समय रैना को पूछो सर कितना डेमोक्रेसी। जी। सही गलत में नहीं जाते, आई लव समय रैना, तो मैंने ऐसे नाम ले लिया। तो बट वो फ्रीडम के नाम पे फिर रेवड़ी, वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये आपको लगता है कि हमें मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने को 28 साल लग गए, जी। फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। वो 6 महीने में एयरपोर्ट बनाते हैं, 2 महीने में हॉस्पिटल बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है? बिल्कुल फ़र्क है सर। और देखिए अपने कुछ पॉजिटिव भी है कि भाई अगर हम बोले कि इंडिया में चाइना में अगर ऐसा है कि अगर रिलेशनशिप प्यारा है, राइट, हम बोलते हैं, तो ऐसा है कि एक लड़की है तो उसका कोई भी भाई नहीं हो सकता, या लड़का है तो उसकी बहन नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज एक ही चाइल्ड पॉलिसी थी। तो अगर उस एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ में हम बेटर है, क्योंकि हम हमारे पास फैमिली सब कुछ है, वहाँ पे वो नहीं है। तो अपने अपने अपसाइड से अपने अपने, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, बिजनेस की बात करें हार्डकोर, तो बिजनेस की बात करें तो 4-20 का फ़र्क है। कुछ रीजंस, एक तो आपने बोल दिया शायद डेमोक्रेसी है, फ्रीबीज है, और क्या रीजन लगता है आपको? सिर्फ जब आप कंट्री फर्स्ट को जब आप चलते हो ना, तो कंट्री फर्स्ट है, मुझे ऐसा बनाना है, ये करना है, और ये डिसीजन है, और इस डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इंडिया में तो चैलेंज, बिकॉज डेमोक्रेसी, तो हर डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। और वहाँ पे दूसरी चीज़ है कि भाई, चाहे पुराना जो किस्सा था सिंगापुर का, जो वहाँ के ली कॉन्ग यू जो प्राइम मिनिस्टर थे, करप्शन नहीं था, तो एक बंदे ने करप्शन किया था, तो 25वीं बिल्डिंग से उसको सुसाइड कर लिया था, राइट, कराया गया था, जो भी था, राइट। बट यही चाइना में भी कि अच्छे लोग गायब हो जाते हैं, मतलब अरे कल तक तो था, अब दिख नहीं रहा, गायब हो गया, मतलब है जिंदा है, नहीं है, गायब हो गया, सेल में डाल दिया, कहाँ डाल दिया पता नहीं। क्या आपको लगता है मोदी जी को 5 साल के लिए डिक्टेटर बनना चाहिए? यस या नो? अपनी कंट्री नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। नहीं, आपको क्या लगता है करना सर, अगर एक सिंगल एजेंडा लेके चले, और वो क्या है, मेरा मानना है, अगर मोदी जी को बना दिया जाए तो उनकी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा। नहीं कर पाएगी, बिकॉज वी आर नॉट, हम लोग इतना 100 साल का फ्रीडम या हज़ारों साल का फ्रीडम हमारे अंदर, और फ्रीडम के अपसाइड्स है, ऐसा नहीं कि अपसाइड्स नहीं है। फ्रीडम के एक अपसाइड्स है कि वी आर अनेकांतवाद में हम बिलीव करते हैं। बिल्कुल। जहाँ फ्रीडम नहीं है वहाँ एकांतवाद ही है, कि दिस इज़ द ओनली वे, राइट। तो अपने अपसाइड है, तो बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, राइट। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, मैं जिस तरह क्या कर रहा हूँ, कि हम इंडायरेक्टली 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 साल में इंडायरेक्टली वो चला जाएगा, तो काफी फर्क वोट कर लो, फिर अभी 4 साल चुपचाप काम करो भाई, बहुत फर्क पड़ जाएगा सर। ये होना चाहिए, क्योंकि फ्रीबी इकोनॉमिक जो है ना, फ्रीबी पॉलिटिक्स, वो काफी हद तक हिल जाए, खत्म हो जाएगा। क्या आप इमेजिन करो, बंगाल में 3 महीने डालो, फिर यूपी में 6 महीने डालो, तो कॉन्स्टेंटली स्टेट्स में जीतने के लिए जो पावर और अटेंशन और फंड्स लगते हैं, एक बार आप 3 महीना 6 महीना खेल लो और फिर 4 साल चुपचाप काम करो, आई थिंक वो हो सकता है। अब हम आते हैं सर, क्योंकि इंडिया चाइना, आपको लगता है चाइना आगे, चाइना के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है। इंडिया चाइना जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दे वर एट सेम लेवल, दीपक भाई जी। आज चाइना बहुत आगे चला गया। इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, बिल्कुल, कि दुनिया इज स्टिल लुकिंग एट चाइना +1, राइट, कि 90% चाइना से ले लो, 10% और किधर से ले लो, कोविड के जैसे सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम कंपनीज के ऊपर आते हैं, जो MSMEs है, मैन्युफैक्चरर्स है, एक्सपोर्टर्स है, सर्विस वाले, उनको अपने माइंडसेट पे क्या क्या चेंजेस करने अगले 6 महीने में, क्योंकि बिजनेस टफ हो रहा है ओवरऑल, तो ये टाइम पे या तो वो रोए, या तो वो अपने माइंडसेट पे, हैबिट्स पे, डिसिप्लिन पे काम करे। आपके हिसाब से क्या क्या काम करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो इंडिया उसमें फिर भी ठीक भी है, लेकिन और की एक्सट्रीम कॉस्ट की कंट्रोल्स जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज चाइना की सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो बीच में रील भी चलती है, कि एक सिंगल लाइटर के अंदर इतने 34 या 30 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद भी उस लाइटर को इतने सस्ते में 30 सेंट्स में, 40 सेंट्स में चाइना बना के पूरे दुनिया को दे देता है, राइट। वो तभी पॉसिबल है जब स्केल है, हर जगह जो आपका ऑटोमेशन है, हर जगह आपका जो है लेबर कॉस्ट नेग्लिजिबल है, बिकॉज ऑटोमेशन कर दिया है कंपोनेंट, एंड देन यू बिकम अ फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, राइट। सो अगर इंडिया के माइंडसेट में ये है, तो एज अ कंपनी
हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं इसको सस्ता कैसे बनाऊं, हम ये ऐसे सोचते हैं कि मैं सस्ता बेच के मार्केट कैसे ले लूं। अगर मैं पीछे रिवर्स इंजीनियरिंग में जाके जो चाइना ने किया कि क्लस्टर्स बनाए, सस्ता कैसे बनाया जा सकता है जिससे वो पैसे कमाए भी जाए यट सस्ता भी हो, राइट। आज इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारी का जो आप माइंडसेट बोल रहे सबसे बड़ा रोना है, पैसे नहीं बन रहे, राइट। टर्नओवर तो 1000 करोड़ का हो जा रहा है लेकिन प्रॉफिट तो 10 ही करोड़ आ रहे हैं, राइट। तो वो पैसे नहीं बन रहे बिकॉज सब एक दूसरे को काट रहे हैं, राइट। तो पीछे कैसे हम उसको इकोनॉमीज को बिल्ड करें, कैसे अपने स्केल्स को बिल्ड करें, कैसे अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करें, दैट्स द एरिया दैट इंडिया नीड्स टू। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट लगेगा। एक गवर्नमेंट का, चाइना का डिसीजन था कि भाई एक शहर है तो पूरा शहर फर्नीचर का शहर है, एक शहर है तो पूरा इलेक्ट्रिक मटेरियल का ही शहर है, एक है तो पूरा लेदर का जूते का ही शहर है, एक सॉक्स का ही शहर है, एक इसका ही शहर, सब है शेयर है, राइट। तो आपका पूरा इकोसिस्टम वैसा बना दिया गया। तो वो क्लस्टर बेस्ड मॉडल जाएंगे तो, और इंडिया में शायद से आज से 20 साल पहले इसकी कोशिश की गई थी लेकिन आगे बढ़ाया नहीं। कोशिश है तो बहुत गिफ्ट सिटी का अनाउंसमेंट था, राइट, अभी तक बन नहीं पाए, 10 अच्छे नहीं बन पाए फॉर वॉट एवर रीजन। एक मुझे लगता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडियंस को सर ये टफ टाइम पे मुझे और एक चीज़ लगता है, हम केकड़ेज है, दीपक भाई आगे जा रहे हैं पैर खींचो, राइट। बट मोटा भाई और आई थिंक मित्तल साहब ने एयरटेल के, इन्होंने कुछ ना कुछ साथ में सेटिंग किया है कंपटीशन को किल करके। आप देखो एयरटेल और जियो सर आज बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल हर 6 महीने में दोनों साथ में भाव बढ़ा रहे हैं, राइट। आई थिंक कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ओवर स्टूपिड कंपटीशन करके अपना बिजनेस मार रहे हैं कि मैं इसको कमाने ना दूं, भले मैं भी ना कमाऊं। बट अगर हम सब फेयर प्रैक्टिसेस पे आके डिसेंट अगर मार्जिन रखे, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं है। ब्लिंकिट वाला फ्री दे रहा है, उसके बाद जेप्टो वाला फ्री दे रहा है, उसके बाद अमेजोन वाला फ्री दे रहा है, फिर फ्लिपकार्ट वाला फ्री दे रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा है, सब फंडिंग करके गवा रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्टूपिड फंडिंग गेम और कहीं ना कहीं ये फ्रीबी वाला गेम कस्टमर्स के लिए भी और अननेसेसरी कंपटीशन का गेम, ये बंद होना चाहिए, ये कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या है कि वैल्यूएशन ही उसको मिल रही है कि हाउ फास्ट यू कैन टेक द मार्केट शेयर, नॉट द प्रॉफिट शेयर। हाउ फास्ट यू कैन टेक द मार्केट शेयर, प्रॉफिट बाद में आ जाएगा। सर प्रॉफिट एक जियो ही कमा पाया सर, फ्री के देने के बाद एक मात्र स्केल, बट एक मात्र जियो है जो आज प्रॉफिटेबल है। 6 महीने की शादी का खर्चा भी निकाल दिया। आप देखो अभी 3600 में शायद 12-13 महीने आपका प्लान या उससे ज्यादा में बेच रहे, जो स्टार्टिंग में सर 1000 भी नहीं था। तो आई थिंक जियो फोन भी फ्री दिया था। हाँ फ्री ही दिया था। I don't think anyone else, I don't think Amazon or Blinkit have been able to make money, or Zepto or Zomato, I don't think they've been able to make money sir. और अब when they are making money, Zomato में जैसे बोलते तो काफ़ी लोग रेस्टोरेंट फ्रस्ट्रेटेड है कि हमको छोड़ना है प्लेटफॉर्म, मार्जिन इतना स्क्वीज कर रहे हैं, अब उतना प्लेटफॉर्म बना दिया दैट दे आर स्क्वीजिंग दी रेस्टोरेंट्स, राइट। तो वो चैलेंज चलते रहेंगे। बट आप जो कह रहे हैं उसके मेरा सिंपल पॉइंट है कि द वे आई लुक एट एज अ बिजनेस, आप पूरे देश को एक झटके में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जैसे चाइना के पास 500 क्लस्टर है, आई एम श्योर जब चालू किया होगा 3 क्लस्टर से स्टार्ट किया होगा। हम भी 3 से स्टार्ट करें, 3 क्लस्टर के पीछे पूरी जान लगा दे। आपको लगता है कौन से क्लस्टर इंडिया में इजीली बन सकते हैं आपके हिसाब से? सर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बन सकता है, बिकॉज हम टेक बैकग्राउंड से आईटी और ये सब है, तो इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा मार्केट है ग्लोबली, राइट। इंडिया हैज़ बीन अ टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड, टेक्सटाइल का क्लस्टर बनाया जा सकता है। वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ स्टील, लॉट ऑफ माइनिंग, तो वी कैन क्रिएट क्लस्टर्स विच कैन बी ग्लोबल वर्ल्ड सप्लायर्स। बट 3 से आप 300 से मत चालू करो, 3 से तो चालू करो। बिल्कुल, तो ये अच्छा एक आइडिया है सर। टफ टाइम्स में क्या क्या स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स बिजनेसमैन को अप्लाई करना चाहिए? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अलग अलग सेगमेंट का। समझो कोई रिटेलर है जी, उसको क्या करना चाहिए? मैन्युफैक्चर किया तो रिटेलर से स्टार्ट करते हैं जी। क्या स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स अपने आप को अपडेट करने के लिए? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को अपना बैलेंस शीट और P&L पढ़ने को आता है क्या, कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। क्योंकि आपका टफ टाइम में सबसे ज़्यादा आपको जो मारता है आपका फिक्स कॉस्ट मारता है। ठीक है, आपने जब अच्छा चल रहा था उसके हिसाब से खर्चे बांध लिए, अब जब समय डिफिकल्ट आ रहा है तो वो खर्चे मार रहे हैं, राइट। तो अगर P&L समझे तो व्हाट ऑल आर द एक्सपेंसेस विच कैन बी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सस्ता बेचो, बट आप सस्ते में उसको बना सकते हो तो प्रॉफिट बेटर कमा सकते हो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वन ऑफ द 5 मोड्स इज योर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, नॉट योर सेलिंग प्राइस, राइट। क्या क्या 5 मोड्स है सर अंदाज से आपको? 5 मोड्स है। एक है आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा आपका है नेटवर्क इफेक्ट, ठीक है। तीसरा है आपका इनटेंजिबल जैसे IP, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चौथा है एक्सट्रीम एफिशिएंसी, ठीक है। और 5वां है स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये 5 मोड्स है। तो ये 5 मोड्स में से कौन से मोड को, ये तो टॉपिक सेपरेट हो गया। मोड इज़ अ 5 to 10 year जर्नी और टू बिल्ड इट। बट अगर हम बात करें कि एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो माइंडसेट तो सबसे पहले डिफिकल्ट टाइम में यू हैव टू
बी वेरी वेरी क्लियर कि आपके कॉस्ट क्या है और कौन से फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट को कैसे काटा जा सकता है, राइट. तो ये फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वंस यू कट दोज कॉस्ट योर सर्वाइवल बिकम्स बेटर एंड व्हेन द गुड टाइम्स कम, because now you are a low cost player, you start making significant better money. That's one thing. And once you have cut the cost, then you also have the power कि जब difficulty में लोग cost कम नहीं कर पा रहे, आपने कम कर दिया है, तो then you can also attract the market because you are now working at a lower cost. That's how it should be. Fair, बिल्कुल. तो स्ट्रैटेजीज के बारे में ये बोले सर, सबसे बड़ा चैलेंज एंटरप्रेन्योर्स को आज आ रहा है आदमी. 150 करोड़ के देश में मेरे सर 10 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं कि आदमी नहीं मिल रहे जी, और वो बाजू लोग बोल रहे हैं कि अच्छे जॉब्स नहीं है जी. ये पैराडॉक्स को आप समझाइए सर. देखिए, इंडिया में एक फंडामेंटल गैप दोनों तरफ रही है. एज कंपनीज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग आवर टीम्स, राइट. हम लोग इंसेंटिव में बिलीव करते हैं कि पैसा दे के काम करवा लो. ठीक है. हम पोटेंशियल को बिल्ड करने में बिलीव नहीं करते बहुत ज़्यादा, राइट. ठीक है. सो मैनी ओनली एमएनसीज या बड़ी कंपनी अपने लोगों को ट्रेनिंग में पैसा खर्चा करती है, बाकी हमारी भारतीय कंपनी ने कभी ट्रेनिंग खर्च नहीं किया, राइट. और अगर हम बोले कि अगर किसी भी कंपनी में एक ही चीज़ जो इन्फिनाइट है वो है उसका ह्यूमन पोटेंशियल, तो आप जिस चीज़ की इन्फिनाइट पोटेंशियल है उसको अगर काम ही नहीं करोगे तो आप इन्फिनाइट कंपनी कैसे बनोगे. सो दैट्स फंडामेंटल दैट वी मिस एज अ कंट्री, राइट. एंड हेंस अच्छे आदमी नहीं मिलते बिकॉज किसी भी कंपनियों ने आज तक एज अ कोशिश ही नहीं की अपने टीम के पोटेंशियल को बिल्ड करने की. पानी में डाल दिया, तैर के जिसने पोटेंशियल अच्छा बना लिया उसका बन गया, जिसका नहीं बना, राइट. तो यू हैव बाय चांस बन गए लोग, राइट. बट एंड इसीलिए जैसे कहा जाता है लीवर्स इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्रिएटिंग सीईओज, बिकॉज उनका जो 18 मंथ्स का जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है, उस 18 महीने में आदमी को जो वो बना देते हैं, रगड़ देते हैं. तो दैट्स वन थिंग. इसलिए अच्छे आदमी नहीं मिलते बिकॉज नंबर 1 ये. नंबर 2, एक एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी भी होती है हमारे एंटरप्रेन्योर्स में. कि मैं को जो मतलब मैं अगर बात करूँ एमएसएमई की बात कर रहा हूँ लार्जर की, कि हम आज भी मेरा मानना है कि 95% लोग जब इंटरव्यू लेते होंगे एमएसएमई में भी, तो मुझे इस आदमी से क्या काम कराना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या वो लिखते नहीं हैं. ये जॉब डिस्क्रिप्शन कौन से स्किल्स उस व्यक्ति में होंगे जिससे वो कर पाएगा, वो लिखते नहीं हैं, राइट. और फिर इंटरव्यू में चले जाते हैं. फिर इंटरव्यू में पूछते हैं कि सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी क्या है तुम्हारे लाइफ का, सबसे बड़ा फेलियर क्या था, पिछली 3 कंपनियां क्यों छोड़ी. ऐसे 8-10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अब जिसके पास बोलने की क्षमता बेटर है, गिफ्ट ऑफ द गैब है, अच्छा बोल पाता है, उसको जॉब मिल जाता है. और जिसके पास बोलने को एक्सप्लेन करने की ताकत अच्छी नहीं, उसको नहीं मिलता. जबकि आपको क्या चेक करना था कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए ये स्किल सेट्स है. इंटरव्यू का शब्द का ही वर्ड है इंटरव्यू, आदमी के अंदर का व्यू समझना है, राइट. इनर व्यू, राइट. क्या बात है. तो लेकिन हम क्या समझते हैं, व्हाट ही डिड, हाउ ही डिड एंड व्हाई ही डिड, ये हम इंटरव्यू में जाते ही नहीं. हम खाली हिस्ट्री व्हाट में जाते हैं. हिस्ट्री. हाँ, तो हाउ पार्ट में जाते ही नहीं. अच्छा ये फेलियर हुआ था भाई, ये फेलियर को कैसे सॉल्व किए थे, या क्या फील हुआ था उसके बाद, उससे क्या सीखे थे, उसमें भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा था क्या, क्यों खड़ा था. जब आप ये चीज़ें पूछोगे ना, तो यू देन नो द पर्सन. बिकॉज मैं बोला फिगरिंग आउट, जो आदमी के पास इतनी गहराई है ना वो फिगर आउट कर लेगा. जिस आदमी के पास इतनी गहराई थी नहीं ना, सरफेस वाला ही था, सिर्फ बोलने में की गहराई थी, एक्चुअली जीवन की सोच की गहराई नहीं थी, वो फिगर आउट नहीं कर पाएगा. बट ये मिस कर जाते हैं हम, ओनली वॉट पे चले जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते ही नहीं, इंटरव्यू समझते ही नहीं. तो दैट्स इंडिया का फंडामेंटल मिस्टेक है मेरा मानना है, कि हमको सिखाया भी नहीं गया कि इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए, राइट. हाँ, तो और उसके कारण हम हायर ही रॉन्ग करते हैं और इसलिए बोलते हैं कि अच्छे आदमी नहीं मिलते. तो आप हायर कैसे करते हैं सर? मेरा हायरिंग तो यही तरीका है एग्जैक्टली. जब मुझे कोई भी व्यक्ति लेना है, राइट, तो मैं सबसे पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ. ठीक है. फॉर एग्जांपल CFO लेना है, तो वन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इज ही शुड चैलेंज मी एंड ऑल द अदर फंक्शन हेड्स ऑल्सो, राइट. बिकॉज नंबर की जिम्मेदारी उसकी है. तो अगर कुछ डिसीजन गलत मुझसे हो रहे या सेल्स हेड से हो रहे, स्कीम के लिए करोड़ रुपए मांगे हैं और करोड़ के पीछे 50 करोड़ का नंबर लाना है, 50 की जगह 40 आए तो करोड़ कैसे खर्चे हो गए, राइट. चैलेंज करना है. मैंने अगर कोई एज अ MD बोला ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके लिए GTM बनाएंगे, फेल हो गया तो मुझे चैलेंज करना है. तो स्किल सेट एक CFO में चैलेंज करने की जॉब डिस्क्रिप्शन है. जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए स्किल सेट ये होनी चाहिए कि उसको चैलेंज करने के लिए वो निर्भय है क्या, राइट. वो कर पाता है क्या, और उसके इंटरव्यू में जब पूछना चाहिए कि आपने पिछले कंपनी में कहाँ ऐसा किया था, क्या चैलेंजेस आए थे, कितना सक्सेसफुल हो गए. अगर आपको पुशबैक मिला MD से तो आपने नेक्स्ट टाइम चैलेंज किया कि नहीं किया. ये जब आप पूछोगे तो आपको वो स्किल सेट समझ में आएगी, राइट. तो ये हम करते ही नहीं, राइट. चैलेंज. हाँ, तो ये चैलेंज सर हमें पता ही नहीं रहता लोगों को. हाँ, कि हम
क्यों, मतलब तो हम जब इंटरव्यू करते हैं नीलॉन्स में, तो सबसे पहले अगर मैं कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं जेडी लिखूंगा। उस जेडी के बाद उस जेडी में क्या स्किल सेट चाहिए, पिछला जो सीएफओ जो छोड़ के गया है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अगले अपने सीएफओ में चाहिए, वो भी लिखूंगा कि वो भी ढूंढनी है मुझे, जो मुझे उसकी पसंद नहीं थी, उसकी कौन सी अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगती थी, वो भी इसमें है कि नहीं, वो भी लिखूंगा। इतने प्रिपरेशन के बाद फिर मैं इंटरव्यू में जाऊँगा, राइट। एंड लास्टली, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फिट तो हम करते ही नहीं, राइट। नहीं मतलब दुनिया करती ही नहीं, हाँ, इंडिया करना में। चाहिए, हाँ, हाँ, करना चाहिए। कि अब आप ये आदमी को लेके आ गए। हाँ। अब अगर मैं अपना एक क्लासिकल एग्जांपल दूं बशेर सर की, हम सप्लाई चेन का आदमी ला रहे थे, हमने इंटरव्यू किया, हमारे पास मुझे पर्सनली 2 आदमी बहुत पसंद आए, एक लीवर से था और एक नेस्ले से था, और तीसरा एक इंडियन मिड साइज कंपनी के साथ था, मतलब इंडियन एमएनसी बोल दीजिए, 5-7 हज़ार करोड़ की या 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी थी ना। ये दोनों डेफिनेटली इंटरव्यू में उससे बेटर थे, बिकॉज दे हैव सीन अ बिगर वर्ल्ड, राइट। बट वो मेरे कंपनी में आके तो फेल हो जाए, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारे पास डेटा आता है सप्लाई चेन का, उसके हिसाब से हम कॉल लेते हैं, ये ऐसा डेटा आता है, ये आता है, ये आता है, हम कॉल लेते हैं। बोला यार हमारे पास तो डेटा बनता ही नहीं, तो ये आएगा तो आते ही फेल, क्योंकि ये 15 साल से लीवर्स में है, 15 साल से नेस्ले में है, 15 साल से डेटा से ही काम कर रहा है, यहाँ पे तो डेटा बनाने की भी जिम्मेदारी इसकी होगी। अब डे 1 से वो फ्रस्ट्रेट फील करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। और जो तीसरा वाला है जो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन वो डेटा भी उस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा भी बिल्ड करके उस कंपनी को वहाँ तक पहुँचाया था, भले ही बात करने में चीज़ों में उनसे थोड़ा कमज़ोर था, बट मेरी कंपनी के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो ये पहला आदमी आके फिर बोलता है यार हम तो इतना नेस्ले का आदमी लाया, परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, बट हमारे ही पास ही तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए एनवायरनमेंट नहीं था ना। तो ये सब चीज़ें भी हम नहीं देखते और फिर आदमी को ब्लेम करते। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फिट क्या है वो भी समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी जी। तो ग्राउंड लेवल पे सर आपको क्या लगता है, जेनजीज को काम करना है नहीं करना है, उनसे कैसे मोटिवेट कराए सर यंगस्टर्स? मुझे ऐसा लगता है कि हर मनुष्य को काम करना है, राइट। जेनजी हो, जेन एक्स हो, जो भी हो, एज अ ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें ना, तो हमारे जीवन में अगर उद्देश्य नहीं है ना, पर्पस नहीं है, तो हम बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। सो एज ह्यूमन हमारे अंदर पर्पस है ही है, राइट। कोई डाउट ही नहीं है कि हर ह्यूमन में पर्पस है, राइट। आप उनके पर्पस को कैसे अपने पर्पस के साथ अलाइन करा सकते हो, दैट्स द की। अगर आपने पर्पस को अलाइन करा दिया, राइट, तो मेरा ये मानना है, जेनजी, जो हम अभी लंच ब्रेक में बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी भी जेनजी है ना, लेकिन वो 15 साल में कर रहा है, उसके पर्पस के साथ उसके फादर रोज़ 1.5 घंटा उसको दूसरे टाउन में लेके आना, खिलाने के लिए रोज़ लेके जाना, राइट। तो उसके पर्पस को आपने हवा दी, उसके पर्पस के साथ आप लगे तो सितारा बन गया, राइट। सो एवरी जेनजी ऑल्सो हैज़ अ पर्पस, जेन अल्फा ऑल्सो हैज़ अ पर्पस, एवरीबडी हैज़ अ पर्पस, बट आर वी एबल टू फिगर आउट दैट पर्पस एंड अलाइन दैट पर्पस विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ये एस्पेक्ट्स जो है समझेंगे तो जेनजी भी काम करते हैं। क्या बात है। आपको लगता है सर एआई का रोल और ऑटोमेशन का रोल इंडिया में बढ़ेगा? जो मुझे लगता है बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो कैसे बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बिजनेसेस पे? सर अपार्ट फ्रॉम द जॉब चले जाएंगे, वो सबसे बियॉन्ड आता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइफ एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। द बेटर योर डिसीजंस, द बेटर योर ग्रोथ इज, राइट। नाउ AI gives us that platform to understand how to take more right decisions, right? वो सिमुलेट भी करके दे देता है, वो आपको 12 अल्टरनेटिव भी बता देता है कि क्या क्या तरीके से जा सकते हो। अगर मुझे एक कपड़े का ब्रांड हूँ, मैं शोरूम में कपड़े बेचता हूँ, हम शुभम जी की बात कर रहे थे, तो अब वो ऑनलाइन बेचे, वो फ्रेंचाइजी जाए, वो खुद के शोरूम करे, वो क्या करे, वो 14 अलग अल्टरनेटिव्स क्या है दे देगा। हर अल्टरनेटिव के लिए वो सिमुलेटर भी बना देगा कि नंबर डाल के देखो क्या करना है। आपको बिना एक्सपेरिमेंट करके, जो एक्सपेरिमेंट करके आप 2-5 करोड़ खर्चा करते हैं, वो बिना करके कागज़ पे ही आपको एक 75-80% दिखा देगा कि टॉप 2 ऑप्शन ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब 14 में एक्सपेरिमेंट करो, टॉप 2 में करके देख लो, राइट। नाउ इफ दैट हेल्प्स यू मेक अ बेटर डिसीजन विद लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ फिनोमिनल थिंग टू डू। तो आपको लगता है डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस स्किल्स में बहुत काम आएगा? बहुत ज़्यादा, राइट। बिकॉज व्हाट इट इज़, डिसीजन क्या है, आज हम एक साइलो में यहाँ है, लेकिन पूरी दुनिया डिसीजन ले रही है और पूरी दुनिया AI को ट्रेन कर रही है। तो वो डेटा ला रहा है कि हाँ ये सिमिलर इंसिडेंट है ना, पोलैंड में, US में, यहाँ पे वहाँ पे लोगों ने ट्राई किया था और उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट आए थे, वो उसके पास पूरा डेटा है। तो आप, हमको लगता है हम तुरम खा रहे हैं, लेकिन दुनिया भी तुरम खाने, हर एक जन कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहा है। तो इट कंसोलिडेट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड विद दैट कंसोलिडेशन इट गिव्स दैट दीज आर द प्रोबेबल वेज, राइट। सो दैट इज वेयर द AI कैन बी वेरी वेरी पावरफुल। आपको कुछ डाउनफॉल्स ऑफ AI लगता है सर? जो सब लोग बोल रहे हैं कि AI एज ए टेक्नोलॉजी को, जो
अपन तो आई एम नॉट वेरी टेक सेवी, या मैंने बहुत ज़्यादा उसकी टेक की लिटरेसी मेरे पास नहीं है, बट जितने हम पॉडकास्ट सुनते हैं या चुनते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि आपने एआई के लॉजिकल कंक्लूजन कहाँ होगा या उसके क्या डाउनसाइड हो सकते हैं उसको समझे बिना स्केल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्लाउड को लगता है कि कल चैट जीपीटी हमसे बेटर रिलीज कर देगा तो हम उससे बेटर करते चले जाए। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंड इन द माइंड, द फाइट टुडे इज टू गिव बेटर बेटर बेटर। तो जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि जो स्काई-फाई मूवी में दिखाते हैं कि एआई हमको कैदी बना देगा, टर्मिनेटर कर देगा, शायद से उस तरफ चीज़ें जा भी सकती है, बिल्कुल जा सकती है। सर हम कैदी है, कुछ लोग अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहे। हाँ। आप देखो ना, ईमेल्स भी लिखते हैं Right. तो उससे लिखते हैं। हमारे टीम मेंबर है सतीश, हाँ। वो लीव एप्लीकेशन भी सर इसमें लिखेगा। मैं बोला भाई क्या कर रहा है, शादी का कार्ड उससे छपवाएगा, लीव एप्लीकेशन उससे लिखेगा। सर वो हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस भी वहाँ से लिखते हैं। दे कैन नॉट राइट अ सिंपल ईमेल, सिंपल व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ से भी वो डम हो रहे। तो आई थिंक ये सर आपका हथियार है। हथियार पे आप ब्लाइंड डिपेंडेंसी मत रखिए, कभी कभी हाथ से भी लड़ने को सीखिए। राइट। तो ये तो आप खाली स्विगी जोमेटो से खाना खाएंगे और खुद कभी चाय या मैगी भी नहीं बना पाएंगे तो भूखे मरेंगे। बचपन में जो कहावत सुनी थी पापा के से, हाँ। मैं 7th 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ या उससे पहले की, कि ब्रेन इज लाइक अ पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। 100%। राइट। तो अगर आप पूरा ही एआई पे चले जाओगे तो आप पैराशूट को बंद कर दोगे तो आप वर्क ही नहीं करेगा। एंड एनी मसल व्हिच इज नॉट एक्सरसाइज खत्म विल होता है, डाई। विल डाई। ब्रेन इज आल्सो मसल, बिल्कुल। इट विल डाई। सर आपको आपने जो बोला है स्ट्रैटेजी, टीम, माइंडसेट, डिसिप्लिन, टीयर 1 सिटीज मुंबई दिल्ली को छोड़ के, बैंगलोर हैदराबाद को छोड़ के, टीयर 1 वर्सेस टीयर 2 वर्सेस टीयर 3, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है? सी इन टर्म्स ऑफ टीयर 3 या टीयर 2 में जाएंगे ना तो एस्पिरेशंस बहुत है, भूख बहुत है। हाँ है। ओके। बिकॉज आई गेस द नेक्स्ट यूनिकॉर्न जब भी बनते हैं वो शायद से टीयर 2 टीयर 3 से ही आते हैं। टीयर 1 में आके बनाते हैं लेकिन वो उनकी जो रूट्स होती है वो टीयर 2 टीयर 3 की होती है। तो टीयर 2 टीयर 3 में भूख बहुत होती है। ठीक है। राइट। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रोड टू सक्सेस जो हमने स्टार्टिंग में जहाँ से किया कि आप संस्कार को बर्थडे के दिन काम कैसे करा रहे हो, या वो कर रहा है, मतलब मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है, तो वो उसका जो रूट है वो भूख है। राइट। तो द बिगेस्ट सक्सेस का तो रूट भूख ही होता है। राइट। जितनी भी आप दुनिया की कहानी उठा लो, मोस्ट ऑफ द सक्सेस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 50 रुपीज़ एंड 50 स्क्वायर फीट रूम एंड 500 रुपीज़। राइट। वहीं से जर्नी चालू हुई। तो टीयर 2 टीयर 3 में भूख है, टीयर 1 में अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज वहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है, क्योंकि आप जब वैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो जो आपकी सोच है वो सोच मल्टीप्लाई होती है, आप उस लेवल का बियॉन्ड सोच पाते हो। राइट। तो भूख एंड इस अपॉर्चुनिटी का जो अगर आप कॉम्बिनेशन कर लो तो बहुत ज़बरदस्त एक कॉकटेल बन सकता है। तो टीयर 2 एंड 3 का भूख, टीयर 1 का एस्पिरेशन, या नॉट एस्पिरेशन, द एनवायरनमेंट एंड द नॉलेज एंड द थिंकिंग अलग है। बिकॉज मैंने कभी आउट ऑफ इंडिया गया ही नहीं सपोज, तो मुझे पता ही नहीं। आपने मुझे चाइना पूछा, मैं 2 बार गया तो मैं एटलीस्ट कुछ तो देख के आया हूँ। अगर मैं आज तक चाइना ही नहीं गया होता तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाता। अब टीयर 2 3 वाला तो गया ही नहीं है शायद से, अगर उस बिजनेस में नहीं है। टीयर 1 वाला गया, जो गया, अब आप उसके साथ बैठे हो शाम को, अब वो 8-10 चीज़ें बता रहा है, तो आप 8-10 चीज़ें समझ तो रहे हो, तो आपको वो एक्सपोजर तो मिल रहा है। तो दैट्स व्हाट इट इज। बट कभी कभी ऐसा मुझे लगता है जो गलत है, टीयर 2 टीयर 3 माइंडसेट में ये बोलता है कि सर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से बेस्ट बिजनेसेस वहाँ पे बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, वहीं बनते हैं, एंड कॉस्ट वहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है। जी बिल्कुल, कॉस्ट वहाँ पे। और नहीं, इंडिया में सर एक्चुअली टीयर 2 3 में बहुत बिजनेस है। मतलब आप शहर उठा के देख लेंगे तो आप राजकोट चले जाइए, आप कानपुर चले जाइए, आप वाइजैक चले जाइए, आप तिरची चले जाइए, मतलब भयंकर बिजनेसेस है, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसेस है। तो ऐसा नहीं है कि टीयर 2 टीयर 3 में बिजनेस नहीं है, बट टीयर 2 टीयर 3 में जो इशू है वहाँ पे स्केल बिजनेस नहीं है। वहाँ 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ पे आके, बिकॉज जो मैं आस्पिक बोला कि बड़ा विजन जो है वो वहाँ पे नहीं है। मतलब मैं जब पुणे शिफ्ट हुआ जलगांव से, तो जिस सर्कल में घूमने लगा तो मेरा विजन भी चेंज होने लगा। तो जलगांव में अपने को लगता था 200 करोड़, अरे रे 500 करोड़ तो भगवान है। हाँ। पुणे में पता चला 500 करोड़ वाले तो हमारे 5000 लोग हैं। 5000 लोग, राइट। यस, बहुत फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है। हाँ। यस, मैं हरभजन सिंह से मिला था। हरभजन सिंह जी बोलते कि बसेश भाई, मैं पंजाब में लुधियाना में आईटी भरता हूँ, लोगों की नज़र में आ जाता हूँ। मुंबई में आईटी भरता हूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो सर आप टॉप 1% में भी नहीं हो। तो आई थिंक ये बहुत पावरफुल आई थिंक लेसन है। सर आते हैं फाइनेंस के ऊपर। मैं एक मॉडल थोड़ा आपका ब्रेन करना चाहता हूँ। काफ़ी बिजनेसेस आज भी बूटस्ट्रैप्ड है, राइट। बट एक्सपांशन करने के लिए लोन ले, इक्विटी ले, कैसे ले, फ्रेंड फैमिली से ले, ओडी ले, सीसी ले, फाइनेंस को एक्सपांशन फाइनेंस के लिए कैसे मैनेज करें? बूटस्ट्रैप ही करें या फंडिंग ले? सी, आपका अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है और आपका
उस अपॉर्चुनिटी पे जाने का कितना कैपेबिलिटी बिल्ड हो चुका है, राइट। अगर आपका अपॉर्चुनिटी सपोज किसी को सपोज मैं अभी मेंटर कर रहा हूँ, वो एक ऐसे बिजनेस में जहाँ 5,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, ओके, राइट, और ही हैज़ क्रैक द कोड, तो वहाँ पे अगर फंड मिल जाए तो 5,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी वो आज के डेट में तो सिर्फ 50 लाख रुपए महीने का धंधा कर रहा है, तो आज सडनली बहुत ज़्यादा पैसा देख लेगा ना, तो आधे से ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो भी है, राइट। तो आज के डेट में तो भैया छोटा सा डेट ले ले और 50 से 1.5 करोड़ तक पर मंथली जा सकता है क्या, पहले वो प्रूफ कर ले। कैन यू स्केल इट अप कि मैं इतने में तो कर पा रहा था, क्या मैं वहाँ तक कर रहा था 3x कर सकता हूँ। अगर 3x कर सकता हूँ फिर इक्विटी ले, फिर 9x कर, राइट। तो दैट्स हाउ यू शुड डू स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि समटाइम्स अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस मनी ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल, राइट। सो एंड हेंस एवरी जो आप आंसर बोल रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में, आप ऑलरेडी क्रैक द करोड़ करके 1.5 पहुंच चुके हैं, मतलब 50 लाख का 1.5 करोड़ पहुंच चुके हैं। अब आपको दिख रहा है कि हाँ मैं यहाँ से 15 करोड़ भी कर सकता हूँ महीने का, क्योंकि मैं ये करके दिखाया हूँ। देन इक्विटी से बेटर कुछ नहीं, क्योंकि डेट फिर आपको बंद करेगा, इक्विटी आपको स्पीड से ग्रोथ देगा, तो देन एट दैट पॉइंट इज इक्विटी। सर आजकल सब लोगों को लगता है इक्विटी इज द सेक्सिएस्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग, राइट, मेरा मानना है कि टेकिंग इक्विटी टू अर्ली इज सुसाइड, बिल्कुल, क्योंकि आप अभी बच्चा बना नहीं और आप उसको पीसेस में काट रहे हो, राइट, राइट, बच्चे को बड़ा करो। आई थिंक बूटस्ट्रैप्ड, फ्रेंड्स फैमिली राउंड से आप इक्विटी या डेट या हाइब्रिड कर सकते हो। एंड डेट अच्छा है अगर आप मैनेज कर सको, अगर आप उसे सर्विस कंफर्टेबली 2-3 टाइम्स सर्विस कर सकते हो, अगर आपकी ऑपरेशन से 3 टाइम्स EMI आप निकाल सकते हो तो डेट लो, बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपने कहा हाइपर स्केल करना है, फंडामेंटल्स क्लियर है, अश्योरेंस है, तो आप इक्विटी लीजिए। बिल्कुल। आपको कभी रिग्रेट होता है सर कि आपने इक्विटी बहुत जल्दी लिया? नहीं, मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि इक्विटी जल्दी लिया, इक्विटी सही समय पे लिया। हमने जब 80 करोड़ की कंपनी बन गए थे तब लिया पहली बार इक्विटी। हाँ, तो एक लेवल पे आ गया। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने जितना इक्विटी लिया उतना नहीं लेना था, क्योंकि वहाँ से हमारा जो डिसीजन गलत हुआ, जो मैं कह रहा हूँ कि हमने शायद से उस समय 30-40-25-30 करोड़ ही लेना था, मे भी हमने 75-80 करोड़ ले लिया। एंड उसमें फिर वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री भी बना दी, फिर ऐड भी टीवी पे चला दी, सब कुछ कर दिया। ये भी बहुत जरूरी है कि इक्विटी भी स्टेजेस में लो और माइलस्टोन बेस्ड हो, क्योंकि आज 80 करोड़ की कंपनी और आपको लगता है सिर्फ 200 बड़ा 1000 पे भी पहुंच सकता है, 500 पे पहुंच ही गए। तो आई थिंक ये बहुत कैंडिड डिस्कशन है। एनी पिटफॉल्स इन फाइनेंस जो आपने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस में क्या गलतियां करते रहते हैं सर? 2-3 मैंने जैसे एक इक्विटी, एक डेट की गलती कर लेते हैं कि डेट को सर्व नहीं कर सकते उतना डेट ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर बात करता है, फ्री कैश फ्लो के ऊपर कभी बात नहीं करता। ये सबसे बड़ा, अगर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ एनी बिजनेस इज FCF, हाउ मच FCF योर बिजनेस, फ्री कैश फ्लो आपका धंधा कितना जनरेट कर रहा है, ये फर्स्ट है। अगर FCF नहीं है तो 1 महीना नहीं 6 महीने में बिजनेस अपने आप का सुसाइड में पहुंच जाएगा, गला घुट जाएगा, उसका मर जाएगा। इसके ऊपर ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप यहाँ होती है। मेरा इन्वेंट्री में कितना पैसा अटक रहा है, डेटर्स में कितना पैसा अटक रहा है, और वो पैसा उस स्पीड से नहीं घूम रहा है, कैपेक्स में कितना अटक रहा है, जहाँ जहाँ पैसा अटक रहा है, अगर वो नहीं घुमाएगा तो मैं अटक जाऊँगा। तो ये फर्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सेकेंड मिस्टेक होती है कि लोगों को अपना फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का खबर नहीं होती है, जिसको हम यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, राइट। तो यूनिट इकोनॉमिक्स की जितनी खबर होगी उसको आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं किस रफ्तार से स्केल कर सकता हूँ, किस कॉस्ट पे मेरा को ब्रेक इवन आएगा, किस कॉस्ट पे ब्रेक इवन आने तक मुझे और क्या खर्चा आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन शुड है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरा एक मेंटी के प्रोग्राम है जो मैं अपने लंच में बता रहे थे आपको कि उसका 40% फिक्स कॉस्ट थे। तो हमने बोला है 40% फिक्स कॉस्ट है, मतलब तुम्हारा अगर साल का 8 करोड़ का धंधा हो रहा है, 8 करोड़ पे 12-15 लाख साल में कमा रहे हो, अगर 12 करोड़ का धंधा हो गया तो आपकी जो अर्निंग है वो जो साल की अर्निंग है वो महीने की हो जाएगी, राइट। तो अब अगर ये क्लियर है, उनको क्लियर ही नहीं था। तो जब हमने डेटा P&L मंगाया, बैलेंस शीट मंगाया, देखा और ये बताया, तो अब अपने को तो सिर्फ 4 करोड़ का धंधा बनाना है, बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं करना है। तो अपने क्या इंसेंटिव प्लान लगाए अपने स्टोर्स पे, ताकि लड़के एक्स्ट्रा माल बेचे निकल के भी एफर्ट करके, क्या ऐसा लीडरशिप बोर्ड लगाए कि लड़कों के अंदर कंपटीशन लग जाए और वो कर ले। पहले महीने में ही धंधा वैसा हो गया, मतलब रन रेट जो है 8 करोड़ का 12 करोड़ का रन रेट हो गया। पहले महीने में जो साल का प्रॉफिट कमा रहे थे पहले महीने में आ गया। सिंपल इतनी सी अंडरस्टैंडिंग कि मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास, काफ़ी अच्छे लोगों के पास, जिसको हम यूनिट इकोनॉमिक्स बोल दे या ये बोल दे, ये नहीं रहती। थर्ड इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स द थर्ड फंडामेंटल एरिया जहाँ बिजनेस कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, इट्स अ रिस्क मनी आई एम पुटिंग इट। तो बैंक में रखने में समझदारी है या ये एसेट लेने में समझदारी है, राइट। तो वो ROC के ऊपर भी दिमाग लो। कितना ROC होना चाहिए सर?
सर अच्छी अच्छी कंपनी तो 80-70, नेस्ले लीवर जैसे चले जाओ तो 80-100% ROC बना देती है। मैं मानता हूँ बट minimum 24% 24% इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपको तो बैंक से पैसा जो है, जो रिस्क फ्री पैसा है वो 7-8 पे मिल रहा है, या बैंक में आप 12 पे मिल रहा है और आप रख दोगे तो 6-7 में मिलेगा। तो 12% जब रिस्क फ्री है तो आपका जब रिस्क वाला पैसा लग रहा है तो एटलीस्ट डबल तो होना ही चाहिए। मैं 24% मानता हूँ। मिनिमम ROI ROC जो है 24% होना चाहिए। और फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला बता दूं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिडा लेस एडजस्टेड फॉर टैक्सेस, एबिडा में से टैक्स निकाल दो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन कैपेक्स, ये कितना आप ट्रेंड पॉजिटिवली कर सकते हो, वैल्यूएशन भी हम उस पर ही करते हैं। मेन है हमारा ये फंडामेंटल। और आजकल सेबी ने भी IPO में FCF चेक करना चालू कर दिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या FCF फ्री कैश फ्लो। बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो आई थिंक फाइनेंस का ये बहुत सुंदर आपने ये इंसाइट्स दिया। सर सिस्टम 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 सब बोलते हैं, ऑटोमोट सब बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, सर्विस में सिस्टम्स चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंस का सिस्टम्स और कैसे सिस्टम्स होने चाहिए, थोड़ा वो बताइए। सर सिस्टम्स ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन को डे 1 पे सिस्टम नहीं चाहिए, राइट। मेरी कंप्लीटली मेरी जर्नी जो आई है, मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि छोटी कंपनी में सिस्टम लगा दोगे ना तो कंपनी की क्रिएटिविटी मर जाएगी, राइट। छोटी कंपनी में आपको सिस्टम 25-30% ही चाहिए। ओके 70% 75% आपको आपकी जो ह्यूमन के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होती है ना, वो चाहिए, वो जो भूख जुझारूपन कर लेंगे, राइट। जो छोटी कंपनी में ग्रो करता है कि भाई 2% ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर घर में पैसा चला जा रहा है, वो ओवर चार्जिंग कर दे रहा है, 2% स्कीम कम पास कर रहा है, खा ले रहा है, खाने तो धंधा कर रहा है ना, नंबर ला रहा है ना। बड़ी कंपनी में वो नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनी में ब्रांड बन गया, अब माल आगे से पुल होके बिक रहा है, पुश करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन छोटी कंपनी में पुश करना पड़ रहा है। आप छोटी कंपनी में सिस्टम लगा दोगे कि एक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के घर नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ मार्केट में जानी चाहिए, उसके अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट को ही मार दिया आपने, वो आपके ब्रांड को बढ़ा रहा था, वो नहीं काम नहीं करेगा। तो इसलिए सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन दैट सिस्टम इज नीडेड। तो आपका डेफिनेशन कब है, व्हेन? हाँ, तो व्हेन हर एक का अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ क्वालिटी की सिस्टम्स बोलते हैं हम, तो क्वालिटी की सिस्टम छोटी कंपनी में भी चाहिए, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट की रिपीटेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी क्वालिटी पर रहेगी। तो वहाँ के प्रोसेस सिस्टम्स डे 1 पे चाहिए जी। आपके अकाउंटिंग के सिस्टम्स डे 1 से राइट चाहिए, क्योंकि आपको वहीं से आंसर्स मिलेंगे, राइट। बट आपका मार्केटिंग हो जाए, सेल्स हो जाए, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की जगह होनी जरूरी है, राइट। तो कई सिस्टम्स चाहिए, कई सिस्टम्स नहीं चाहिए, बट एज यू बिकम लार्जर देन इट्स 80% सिस्टम, ओनली 20% ऑफ आर्ट, right? But when it is smaller, you require art, you require randomness also many a times. बिल्कुल, right? बिल्कुल। मार्केटिंग के ऊपर खास करके एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट कि मार्केटिंग में खर्चा क्यों कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल चल रहा है, कर रहे हैं। मार्केटिंग के ऊपर आपका क्या टेक है MSME के लिए? सर मार्केटिंग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होना चाहिए, राइट, बिकॉज द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट is the perception of that product. Wow. Right, and the perception can only be set in the mind with marketing, right. उसके अलावा perception नहीं सेट कर सकते। एप्पल की बात कर ले तो दुनिया का 17% सेल्स मोबाइल का एप्पल का होता है, लेकिन सारी कंपनियां मिला के जो प्रॉफिट कमाती है उसका 83% एप्पल कमाता है, राइट। ये पूरा की पूरा खेल आपके परसेप्शन की। एप्पल है तो आई हैव अराइव्ड, सैमसंग भी उतना ही अच्छा बना रहा है, लेकिन सैमसंग है तो सैमसंग है, बट एप्पल है तो मैं एप्पल वाला यूज़ करता हूँ, राइट। तो आप उसके लिए प्रीमियम दे रहे हो। सो परसेप्शन और कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकती। मुझे ये ग्लास की वैल्यू 100 रुपये देनी है, 1000 देनी है या 10,000 देनी है, ग्लास ग्लास ही है। ऐसा नहीं लुई विटॉन के अंदर कुछ अलग चला जा रहा है या कोई और में, लेकिन लुई विटॉन का एक जो परसेप्शन है उसके कारण पैसा है। तो मार्केटिंग के बिना वो हो नहीं सकता। बट एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो MSME करती है कि मार्केटिंग रिक्वायर्स अ 10 year ऑफ कंसिस्टेंट वन वे स्ट्रीट। यू कैनॉट स्टार्ट एंड स्टॉप इट। हाँ, ये बहुत सुंदर बोला, 10 year वन वे स्ट्रीट, यानी पेशेंट गेम है। हाँ, और 10 year में भी आपने रूट सिलेक्ट कर लिया कि मेरी पोजीशनिंग ये है, मेरा सेगमेंट ये है। क्योंकि ये एक और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अच्छा मेरा ये खरीद रहा है, मैं थोड़ा इसमें एक सस्ता वाला ब्रांड निकाल के नीचे वाले मार्केट को भी ले लेता। खत्म, जो आपने 4 साल एफर्ट किया वो खत्म, राइट। आपने जो सेगमेंटेशन फिक्स किया वो लुई विटॉन का सिंपल आप किताब में पढ़ते हैं कि भाई देयर इज नो सेल, जो माल नहीं बिकता उसको जला देते हैं, लेकिन परसेप्शन है हमारा माल सेल पे बिकेगा नहीं, राइट। अनसोल्ड इन्वेंट्री विल बी बर्न बट नेवर ऑन सेल, राइट। तो दैट्स वेरी वेरी क्लियर। एप्पल के पास इतना मौका था। मैं तो इंडियन एग्जांपल देता हूँ, मेरे संजीव भाई बहुत अच्छे मित्र है एवरेस्ट के,
कंपनी डज 33% एबिटा, 1000 करोड़ प्लस एबिटा कमाती है, चाहे तो 10 प्रोडक्ट और लॉन्च कर सकती है, नहीं करती ना, मसाला ही बेचती है। फोकस यही करना है। तो मार्केटिंग में दो मिस्टेक होती है, एक तो 10 साल की जर्नी लोग नहीं लेते, और लेते भी है तो 2-3 साल के बाद मस्ती आती है कि थोड़ा बड़ा और अलग कर लेते हैं, थोड़ा और कुछ ये कर लेते हैं। ये दो मिस्टेक सबसे बड़ी होती है। इफ़ यू आर वेरी क्लियर ऑन डे वन कि क्या परसेप्शन बिल्ड करना है, कौन से सेगमेंटेशन को बिल्ड करना है, क्या पोजीशनिंग रखनी है, और 10 साल तक करते चले जाओगे। मेरे एक साथ की कंपनी कैपिटल फूड्स, आई वॉज 47 करोड़ व्हेन आई वॉज गोइंग टू रेज माई फंड, फर्स्ट फंड। हमने अल्टीमेटली 80 में रेज किया, और उसी समय वो लोग 60 पे थे, एंड उन्होंने रेज किया। एक ही जगह एक ही इन्वेस्टर के पास हम दोनों सेम डे गए थे, इसलिए हम आपस में मिले थे, इसलिए मुझे वो किस्सा याद है। वो 60 पे थे, हम 47 पे थे, उनको फंड मिला, हमको नहीं मिला। उसके 2-3 साल बाद, फिर 2 साल बाद हमने 80 करोड़ के वैल्यूएशन पे, सेल्स पे हमने फंड रेज किया। फिर 2012 में उन्होंने सेकंड फंड रेज किया सर। वहाँ पे अजय भाई ने एक सिंपल कॉल लिया, आई विल नॉट मेक अ सिंगल रुपी प्रॉफिट, एवरीथिंग दैट आई अर्न I will invest in marketing. Everything. Zero profit declared for 10 years. Decided when the investor came in. Wow. Right? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, at the peak 120 करोड़ लगाते चले गए। बट व्हेन 2023 में कैपिटल फूड सेल हुई, 800 करोड़ की कंपनी सेल हुई 5200 करोड़ के प्राइस पे, राइट। इंडस्ट्री में हमारा टाटा ने लिया। हमारे इंडस्ट्री में नॉर्मली 2, 2.5, 3 गुना वैल्यूएशन ऑफ द टॉप लाइन मिलता है, एबिटा का 20 टाइम मिलता है। उनका एबिटा था 160 करोड़, तो 33 टाइम्स एबिटा, 20-21 से ऊपर एबिटा नहीं मिलता। तो 33 टाइम्स एबिटा पे 5-6 टाइम्स टॉप लाइन पे कंपनी सेल हुई है, राइट। और इसका सिंपल है कि आप 10 साल तक मार्केटिंग करते चले गए तो इंडिया में चाइनीज़ मतलब चिंग्स फिक्स है। और अगर आप देखोगे तो एक ही ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह, एंड रणवीर सिंह का नाम कर दिया रणवीर चिंग, और एक ही कंसेप्ट को लेके उसी को, फेविकॉल क्या देख लीजिए, बस फेविकॉल का जोड़े टूटेगा नहीं, एक ही थॉट प्रोसेस को कारपेंटर को ले पोजीशनिंग करना बहुत जरूरी है, क्लियर पोजीशनिंग, एंड 10 years ऑफ कंसिस्टेंट डूइंग द सेम थिंग। क्या 10 years का पेशेंस लोगों के पास है? और ये समझाओ सर कि बिजनेस में 10 years देना चाहिए इतना? देखिए, बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मल्टीप्लायर है, राइट। तो आप अगर 10 साल तक लगाओगे ना, तो 10 साल बाद 10 नहीं मिलता है, वो 10 साल बाद 1000 मिल जाता है। चाइनीज़ बैम्बू, हाँ, चाइनीज़ बैम्बू है। तो वही है बिजनेस की खासियत। इसलिए 10 साल इसलिए ज़रूरी है कि, लेकिन 10 साल तक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम पकड़ो। हाँ, कंसिस्टेंसी वन वे स्ट्रीट की ही इंडिया की सबसे बड़ी गैप है। हाँ, यस, बहुत बढ़िया है सर जी। कितना बजट रखना चाहिए, भी और क्वेश्चन आता है सर। आप जहाँ पे वहाँ से स्टार्ट करो। बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट आपके गोल्स क्या है। लेकिन कैपिटल फूड वेंट ऑल इन, राइट। आई एम श्योर सैलरी उठाए रहेगा, जस्ट टू नहीं, सैलरी वाली सब, मतलब आपने कंपनी के खर्चे वर्चे दे दिया। अब प्रॉफिट कंपनी का साल का 10 करोड़ डिक्लेयर हो रहा था, हम 0 डिक्लेयर करेंगे, 10 करोड़ पूरा एड में खर्चा करेंगे। तो सीईओ ने अपना सैलरी उठाया सब, हाँ, वो सब चला, खर्चा पानी ठीक ठाक उठाया, बट प्रॉफिट सब री इन्वेस्ट किए। ये अग्रेसिव कॉल लिया। काफ़ी लोग रियल एस्टेट चालू कर देते हैं, डाइवेस्ट करते हैं या लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। इन्होंने री इन्वेस्ट किया, तब 33 टाइम्स एबिटा मिला। ये तो 10-15 एबिटा के ऊपर नहीं मिलता सर। 3x टर्नओवर तो भगवान, तो ये 5-6x टर्नओवर, आई थिंक फैंटास्टिक है। तो वो जो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का, तो कितना करना चाहिए वो हर एक आदमी का कॉल है, राइट। आप गाइडेंस एक अंदाज, शुड बी अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और जीपी और प्रॉफिट। हाँ, इट शुड बी, अगर आप मार्केटिंग को लेके चल रहे हो तो इट शुड बी एटलीस्ट 8 to 10% ऑफ सेल्स, प्रोवाइडेड इतना जीपी है। हाँ, इतना जीपी है, लेकिन वो करते चला जाना चाहिए। और आप करते चले जाओगे तो उतना जीपी बनने भी लग जाएगा। हाँ, वो तो है। हाँ, क्योंकि आप परसेप्शन को चेंज कर रहे हो आदमी के। तो मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। एक झिलमिल साबुन होगा, वो दुकानदार को 30% रिटेलर मार्जिन देता होगा, राइट। बड़े कंपनी जो लक्स हो रही है 10%, 8%, 9%। संतूर इंडिया का लार्जेस्ट शॉप बन गया, मतलब लीवर्स को पीछे छोड़ के इंडियन कंपनी अब नंबर 1 सोप मेकर हो गई है। संतूर इज द लार्जेस्ट सेलिंग सोप इन इंडिया, राइट। एंड इन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र तेलंगाना दे ओन 51% मार्केट शेयर। मतलब हर 2 साबुन ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1 साबुन संतूर का है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया। वो उस स्ट्रॉन्ग मार्केट में अब दुकानदार को 5% मार्जिन देते हैं, राइट। झिलमिल 30 दे रहा है, लीवर्स 10 दे रहा है, ये 5 दे रहा है। आप सोचिए मार्केटिंग का जो एक कॉन्सिस्टेंट काम करने का एफर्ट, आप 5% मार्जिन तो एक पॉइंट पे रिटेलर मार्जिन से कमा लिए। वही कैडबरीज भी वही सब, यानी वंस यू बिकम अ पुल ब्रांड देन यू कैन डू दिस, राइट। सो ये जो पावर है, बट ये 10-15 साल तक की फोकस, पोजीशनिंग,
इसका बहुत बड़ा कि पावर। भाई आप तो मम्मी लगते नहीं। वही ऐड है संतूर की इतने साल से कि अच्छा मम्मी है, मम्मी तो लगती नहीं, मम्मी तो लगती नहीं। हाँ बच्चे क्या, हाँ, एक ही पोजिशनिंग 10 साल तक। बहुत आई थिंक सर दिन भर बातें करते रहे, दिन जी। खत्म नहीं होगा, बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये क्विक, अब तक हमने जितना बात किया 45-50 मिनट्स में आपका माइंडसेट झलक एक्सपीरियंस समझ में आता है। जी अब आपने सर थोड़े सिस्टम डाल दिए, नेरलॉन भी चल रहा जी। है, बच्चे संभाल रहे हैं, अब आप भारत देश को देने के लिए कुछ आए हो, जी जी। तो क्या देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, वो थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि ये शुरुआत तो सोच समझ के नहीं हुई थी, राइट। लास्ट ईयर पहला पॉडकास्ट आया और हमने वहाँ पॉडकास्ट दिया और वहाँ से जो प्यार मिला पूरे देश से, एंड एवरेज डेली 30 से 40 एंटरप्रेन्योर मुझे रीच आउट करते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सर ये गाइडेंस दे दिए, और ये चल रहा है। अपने बलबूते पे मैं जो कोशिश करके 4-10-15 को हमने वॉइस नोट भेज दिया, मैसेज भेज दिया, बट ये सिलसिला चलता रहा और लोगों को रिजल्ट्स आने लगे, वहाँ से थैंक यू आने लगा, आपके पॉडकास्ट सुने, आपने ज्ञान दिया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके रिजल्ट्स आ रहे, राइट, ये सब आने लगा। फिर ऐसा लगा यार मैं अपनी जर्नी को देखूँ, तो फादर की डेथ यंग हो गई थी, खुद ने जर्नी बिल्ड की, साथ में राजीव जी एज अ प्रोफेशनल CEO आ गए थे। बट मेरी जर्नी की खास बात यह है कि सक्सेस 10 पन्ने हैं तो फेलियर 1000 पन्ने हैं, राइट, क्योंकि फिगर आउट करते हुए गए, राइट। और आज जो मैं आपको क्लियरली मार्केटिंग बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वन वे नहीं चलाया और मेरे कंपटीशन ने वन वे चलाया, और उसका डिफरेंस क्या है, राइट। एक मार्केटिंग का सिंपल है कि आप एडवर्टीजमेंट जब भी बनाते हो, खर्चा करते हो, तो आपका 85% कम से कम पैसा दिखाने में जाना चाहिए, आपका ब्रांड एम्बेसडर और शूटिंग में 15% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट जितना दिखाओगे वहाँ से तो आदमी को आप खरीदने पे मजबूर करोगे। हमने 45% खर्चा किया है तो हमको दिखाने के लिए 55। तो ये सारी लर्निंग्स मेरी खुद की थी, तो मैं उसको बोलता चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी गलतियाँ की है, और अगर मैं ये गलतियाँ लोगों की रोक पाऊँ तो हाउ डिफरेंट इंडिया वुड बी, राइट। तो वहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ और वहाँ से आया कि यार लेट्स डू समथिंग देयर। एक ही थॉट था, और उसका मैंने क्लासिकल एग्जांपल जो लेता हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट टेनिस प्लेयर जो रॉजर फेडरर है, he has in his lifetime won only 53% मैच पॉइंट्स, ओनली 53। मतलब 50 पे 0-0 होता है, उससे 3% ऊपर, तो 3% ज़्यादा पॉइंट्स जीते हैं और 3% कम हारे, उससे आप वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हो सकते हैं ऑल टाइम, ऑल टाइम गोट। हाँ, गोट ऑल टाइम के। एग्जैक्टली यही बिजनेस पे लागू होता है कि अगर आप ओवर अ डिसीजन ऑफ बिजनेस लाइफ ऑफ 15 ईयर्स आप अगर 10% ज़्यादा राइट डिसीजंस लेते चले जाओ और 10% रॉन्ग डिसीजंस कम लेते चले जाओ, आप फेलियर से सक्सेस और सक्सेस से सुपर सक्सेस हो सकते हैं, राइट। अब ये मुझे ऐसा लगा कि दो चीज़ें, एक मुझे ऐसा पर्सनल मानना है कि somebody who has done that ना, he can see it much more easily clearly vis-a-vis somebody who has not। and मैं शायद से ये करके आया हूँ, तो मुझे जो चीज़ एक सेकंड में दिख जाती है गलत कर रहा है यार, ये SKU, मतलब मेरे को सवाल भी है ये SKU क्यों लॉन्च कर रहा है, ये तो मार्केट अलग है, सेगमेंट अलग है, लड़के को अलग बीट पे जाना पड़ेगा, एक चीज़ में आ जाता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, राइट। तो मुझे ऐसा लगा यार ये बहुत सिंपल चीज़ है, इफ़ आई कैन डू दिस, सो आई स्टार्टेड दिस ऑन अ लिटिल बिट बेसिस, और फिर वहाँ से लगा यार इम्पैक्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वहाँ से फिर तो छोटा सोचा ही नहीं लाइफ में, सोचना तो बड़ा ही है। तो फिर एक अपने दिमाग में डाल दिया यार इंडिया तो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बन के ही रहनी है, राइट। हम तो उस बात पे चल चुके और बना के ही रहेंगे, हमारा द कंट्री दैट वी हैव, वी लव एंड ऑल ऑफ अस वांट टू डू दैट। तो अगर हम जब भी बनेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, तो कहीं ना कहीं ऐसा नाम होना चाहिए कि इसको वहाँ ले जाने में दीपक संघवी का भी एक बड़ा रोल था। ये एक थॉट मेरे माइंड में आया, राइट, कि मैंने इतने एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया, गाइड किया, सही सवाल सही गाइड किया, जिससे राइट डिसीजंस लिए गए, रॉन्ग पैसे डूबने से बचे, एंड दैट्स वेयर आई शुड बी रिमेंबर्ड। तो ये एक बिग हैरी ऑडिशियस गोल को लेके आगे बना है, और उस गोल के साथ फिर देखा जो मुझे बहुत सारे लोग रीच कर रहे थे, वो स्टार्टअप्स वाले भी रीच कर रहे थे जी, जो ना फीस अफोर्ड कर पा रहे, ना 1-on-1 मेंटरिंग अफोर्ड कर पा रहे। तो मैंने बोला इनको तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, मतलब यू हैव कोहर्ट्स आल्सो, राइट, यू हैव कोहर्ट्स जहाँ वो जा रहे कर रहे हैं, बट अगेन फ्रॉम द बिजनेस सेंस, राइट, क्योंकि मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। मेरी जर्नी इसलिए है, इंडिया में 3-4 प्रॉब्लम अगर हम क्लासिकल बोले, एक होता है बिल्ड ऑन लेगेसी, अगली पीढ़ी आती है और पुरानी पीढ़ी उनको बढ़ने नहीं देती क्योंकि बोलती गलती करोगे। मैंने लेगेसी को भी बिल्ड किया, 8 करोड़ की कंपनी को बिल्ड किया। एक हो गया, मैंने स्टार्टअप भी चालू किया, मेरा जिम का बिजनेस है जो 0 से मैंने चालू किया और उसमें आज 15-20 जिम हो गए हैं। तो मैंने स्टार्टअप को भी देखा, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टेड कंपनी को भी ग्रो किया। तो मैंने एज अ इन्वेस्टर रोल भी देख लिया, एज अ खुद को स्टार्टअप करके धंधे को भी बड़ा करके देख लिया, एज अ बिल्ड ऑन लेगेसी भी कर लिया, और अपने धंधे के जर्नी में हर धंधा अलग अलग पॉइंट पे आके स्टक होता है।
50 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, तो मैंने हर स्टक को अनस्टक करते हुए चला गया. तो व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर. तो एवरी टाइम यू हैव टू हैव योर डिफरेंट अवतार्स, डिफरेंट वर्जन. तो मतलब यार इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके आए हैं. तो स्टार्टअप्स भी बनाए हैं. तो स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए, इसलिए वहाँ के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम बिजनेस शाला बोलते हैं. बिजनेस शाला. तो पूरा बिजनेस का नाम है भारत ब्रांड शाला. भारत ब्रांड शाला. हाँ, वाह. राइट. तो भारत ब्रांड शाला, उसके अंदर 4 प्रोग्राम बनाए जी. बिजनेस शाला जो सिंपल 5,000 रुपीज़ का प्रोग्राम है, बट उसमें कुछ बात करना चाहूँगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग हम कर रहे हैं कि फंडामेंटल किसी भी तलवार जो है ना, तलवार की ताकत तलवार में नहीं होती, तलवार की ताकत तलवार के चलाने वाले में होती है. राइट. उसको ताकत चलाने वाले से आती है. उसी तरह किसी भी कंपनी की ताकत फाउंडर से आती है. राइट. फाउंडर के अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए. राइट. अब इसमें हम जो आप बोल रहे थे ना शार्क टैंक और इसकी, राइट, उसमें आता हूँ. तो अगर हम इसको काफ़ी इंडियन माइथोलॉजी से बिल्ड कर रहे हैं, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. एक क्रिएटर है, मैनेज करता है. एक ऑपरेटर है. हाँ. एक डिस्ट्रॉयर बोलते हैं हम उसको, डिस्ट्रॉयर नहीं बोलते हैं, समबडी हु चैलेंजेस द स्टेटस को. जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको चैलेंज करो. राइट. नाउ अगर हम इंडियन माइथोलॉजी में देखें तो एक ही ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर जी में, 12 ज्योतिर्लिंग है, 108 विष्णु के देवस्थान हैं. तो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ये रेशो चाहिए. एक ही ब्रह्मा चाहिए, 12 महेश चाहिए, 108 विष्णु चाहिए. राइट. अब जो आप शार्क टैंक की बात करें, दोनों फाउंडर ही ब्रह्मा रहते हैं, तो आइडियाज़ में ही खेलते रहते हैं. एग्जीक्यूट कौन करेगा. तो वी एक्चुअली हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो बना रहा है स्टार्टअप, उसका ब्रह्मा परसेंटेज, अगर उसमें ब्रह्मा स्ट्रांग है तो को फाउंडर विष्णु है या नहीं, या को फाउंडर महेश है या नहीं, या कोर टीम में विष्णु महेश है या नहीं. तो इस एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं. राइट. एक बहुत बड़ा चैलेंज हम देखते हैं, मेरा दर्द होता है सबसे बड़ा, इंडिया में साल का कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की फैक्ट्रीज लगती होगी जो बंद पड़ जाती है. क्योंकि 85% पैसा तो फैक्ट्री में लगा दिया, बिल्कुल एसेट कर दिया. उसका बहुत गर्व होता है. फिर फैक्ट्री का जब माल बेचने जाते हैं, ट्रायल एरर करने जाते हैं, तो पसीना निकलता है और आगे ग्रो करने के लिए पैसा खत्म हो जाता है जी. फैक्ट्री भी बंद, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म, माल भी नहीं चल पाया. जबकि प्रोडक्ट शायद से मेहनत करता तो पहुँच जाता, लेकिन पैसा नहीं बचा. तो हम इसके ऊपर बता रहे कि आपकी फैक्ट्री कब लगनी चाहिए. इसको भी हम इंडियन माइथोलॉजी से उठा रहे हैं कि सेतु कब बना था. राइट. कि सीता जी को लेके चले गए जब सेतु बना था, या पहले हनुमान जी को बोला जा मार्केट चेक कर क्या है कि नहीं, मतलब जाके मार्केट रिसर्च कर है क्या, माल बिकता है क्या, मतलब सीता जी वहाँ है क्या, अच्छा है, फिर चलो एक सेना बनाओ कि उस मार्केट को कौन करेगा. सब करने के बाद जब पहुँचे, उस वक्त किनारे पे पहुँचे जब सेतु बना. डे 1 पे जब लेके गए जब नहीं बना. तो सेतु आपका कब बनना चाहिए. राइट. सो वी ड्रॉ लॉट ऑफ माइथोलॉजी से, इंडिया से उठाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे उठाते हैं कि हम ये इस 5,000 में 5 लाख का सामान देना चाह रहे हैं. बेसिकली इंडियन इकोसिस्टम में डेंट करना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में. कि कल्चर के ऊपर हम बात करते रहे कि इंडियन माइथोलॉजी बहुत प्यारी है. कैलाश में यू हैव गाय, शेर, मोर, सांप, चूहा, गणेश जी की जो फैमिली अपनी शिव भगवान की, सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं. जंगल में सब एक दूसरे को खा रहे हैं. तो आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे बना रहे हो, आप कैलाश बना रहे हो, आप जंगल बना रहे हो, और कैसे कैलाश बनाना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स. तो ये सारे प्रोग्राम में हम, तो बिजनेस शाला इज अ program which I want to give back to the society where the price is significantly less but the learning is so much that आप, और इंडियन हम लोग माइथोलॉजी से सीख, मतलब वो चीज़ें याद रह जाती है. राइट. तो ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं. दिस इज़ बिजनेस शाला. देन जो बिजनेसेस एक लेवल तक पहुंच गए हैं लेकिन अटक गए, जिसको हम बोलते हैं स्टक हो गए, वहाँ पे हम छोटा सा 1-1 का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं टैक्टिक शाला. बिकॉज एक महीने में आप किसी को टैक्टिक ही दे सकते हो, स्ट्रैटेजी नहीं दे सकते. तो भाई अच्छा, अपना एक्सपीरियंस हमारा है, तो कहाँ तुम्हारा पेन पॉइंट है वो समझ लेते हो, उसको कैसे ओपन करना है. जो आप जैसे एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपको दवाई दे देता है और ठीक हो जाते हो. तो टैक्टिक शाला है वो एक अच्छा डॉक्टर है जो आपकी नब्स को पकड़ के समझ लेगा और ठीक कर देगा. राइट. देन 1 ईयर का प्रोग्राम है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी शाला, जहाँ पे वी आर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी. और यहाँ फंडामेंटल मेरे ख्याल से जो मेरी लर्निंग से आया, जो मैंने अभी तलवार का एग्जांपल लिया कि तलवार की ताकत फाउंडर से आती है. तो जो मेरा एक डायलॉग फेमस है सोशल मीडिया पे और बार बार के, व्यापार बनता है व्यवहार से, व्यवहार बनता है विश्वास से, और विश्वास बनता है व्यक्ति से. तो व्यापार बदलना है तो व्यापार और व्यवहार नहीं, व्यक्ति और उसके विश्वास पे काम करने की जरूरत है. राइट. बिलीफ सिस्टम पे काम. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज द सबसेट ऑफ द बिलीफ सिस्टम ऑफ द फाउंडर.
तो अगर स्ट्रैटेजी शाला है तो हमारा पहला 1 महीना तो फाउंडर और फाउंडर के साथ जो 2-3 लोग डिसीजन मेकर है उनके बिलीफ सिस्टम को हम पहले समझते हैं कि इनकी बिलीफ सिस्टम क्या है। क्योंकि मेरी एक लर्निंग अपने लाइफ की और जितने लोगों को देखी है, हमारी सब में 4 से 5 बिलीफ सिस्टम प्रीडोमिनेंट होती है। मेरी 5 अलग होगी, आपकी 5 अलग होगी, किसी होगी। हमारी सारी सक्सेस की भी रूट वो 5 बिलीफ सिस्टम है, हमारे सारे फेलियर की भी वही सेम बिलीफ सिस्टम है। उसके अपसाइड्स खुले थे तो सक्सेस मिल गई, उसके डाउनसाइड खुल गए तो फेलियर्स हो गए। तो समझ तो लेते हैं कि कौन से बिलीफ सिस्टम्स है, राइट। सो फर्स्ट वी वर्क विद बिलीफ सिस्टम्स कि अगर मुझे डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है तो कैसे प्रोटेक्ट करना है। देन सेकेंड वी वर्क विद कि इस कंपनी का पर्पस क्या है। मैनी अ टाइम ये इंडिया में सर 93% जो कंपनीज है आर स्टक बिलो 25 करोड़, 93%। क्योंकि प्रमोटर फाउंडर आपकी मेहनत से, क्योंकि जब छोटी कंपनी होती है 15-20 लोग होते हैं, रोज़ आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप एक ड्राइव करके 8-10-12 करोड़ की कंपनी बना लेते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास 50-100 आदमी है तो आप रोज़ सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो जब उनको जो ड्राइव करता है वो पर्पस ड्राइव करता है कि उद्देश्य मैं कर क्यों रहा हूँ। तो पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होती ही नहीं, वो फाउंडर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हम सेकंड स्टेप बोलते हैं कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं। भारत ब्रांचशाला मुझे रोज़ अपनी टीम के साथ रिपोर्ट करता हूँ कि आने वाले 20 साल में जब इंडिया 1 नंबर इकोनॉमी बनेगी, उनको भारत ब्रांचशाला का नाम लेना होगा कि इस कंपनी ने उसमें एनेबल किया, राइट। दैट्स द पर्पस जो हमको रोज़ उठाएगा सवेरे और 16 घंटे काम करने के लिए भी खुशी खुशी कराएगा, बिकॉज हम एक बड़े कॉज के साथ जुड़े हैं, राइट। तो पर्पस क्या होना चाहिए। देन आउटकम। काफ़ी कंपनीज चालू कर जाती है कि मैं आज यहाँ हूँ तो हम जहाँ है एफर्ट, हम उल्टा चलते हैं, जाना कहाँ है 10 साल बाद। इसमें एक और लर्निंग ये हो जाती है कि इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम एफर्ट, अच्छा आज तो मेरे पास 1000 ही रुपये है या लाख ही रुपये है, इसमें अच्छा आदमी भी नहीं ला पाऊँगा, तो मेरी सारी सोच करंट कंस्ट्रेंट से आने लग जाती है। बिल्कुल। द मोमेंट आई से आउटकम, और आउटकम क्योंकि कल का नहीं है, 10 साल का है, तो 10 साल में जब मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो फिर क्या लगेगा, मुझे इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, अच्छा 10 साल में वैसे लगेंगे ना। तो आज सबसे पहले मेरा ब्रेन ओपन होता है थिंक करने के लिए, फिर वहाँ से रिवर्स आके फिर आज क्या करना है। तो द मोमेंट तो हम आउटकम बेस्ड थिंकिंग पे जाते हैं, एंड फिर फाइनली टास्क, एफर्ट, सिस्टम, प्रोसेस, हाँ फिर पोटेस, वहाँ पे आखिरी में जाते हैं। तो दैट्स स्ट्रेटेजी शाला। And then the highest program that we do is called DS Shala. DS Shala is Deepak Sanghvi Shala, where I then want to be part as a co-founder, मिल के हाथ करके काम करेंगे। फिर वहाँ पे है कि फिर वो गारंटीड है कि फिर वो इक्विटी भी लेना आपका है, आप पार्टनर हो उसके। पार्टनर है, तो नंबर लाना मेरी भी जिम्मेदारी है, चीज़ें लाना मेरी भी जिम्मेदारी है, तो ही वेल्थ अनलॉक होगा। तो दैट्स दी, तो सो फॉर मी, फॉर माई वेल्थ क्रिएशन इज DS Shala, एंड इन दैट प्रोसेस आई विल ओनली टेक सम। जब मैं अगर किसी के लिए 100 कमा के दे रहा हूँ तो 10 ले रहा हूँ, और बाकी 3 में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, बाकी 3 में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि गिव बैक करो। तो ये चारों करेंगे तभी इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी तक ला पाएंगे। सिर्फ DS शाला कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। क्या बात है। आई थिंक बहुत शानदार पॉडकास्ट था, हमने काफ़ी चीज़ें कवर की कि भारत देश में ऑफ कोर्स टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम्स है, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। कैसे आपको माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, टीम, फाइनेंस, मार्केटिंग, और खास करके मार्केटिंग इज़ अ 1 वे कंसिस्टेंट 10 ईयर स्ट्रीट पोजिशनिंग के साथ, और कैसे दीपक भाई का एक विजन है कि वो एक शाला खोल रहे हैं, ओके, ब्रांड की शाला, टैक्टिक शाला, स्ट्रैटेजी की शाला और DS शाला। तो जो एंटरप्रेनर्स इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली हम एक फॉर्म लिंक डाल देंगे, आप दीपक भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये पॉडकास्ट में आप अपने क्वेश्चंस भी पूछिए, क्योंकि आई एम श्योर हम बहुत जल्दी पार्ट 3 भी करेंगे आपके क्वेश्चंस को लेके। सो दीपक भाई, थैंक यू फॉर कमिंग इन बिजनेस। थैंक यू। यस, आई थिंक बहुत शानदार पॉडकास्ट था, और ऐसे ही बिजनेस लर्निंग्स के लिए, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।